हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सारे विद्यार्थियों का जीएस एक्सपर्ट ऑनलाइन के इस अपने परिवार में। मैं उपस्थित हूँ आप सारे विद्यार्थियों के लिए आज फिर आपके लिए एसएसटी की क्लास को लेकर के, और ये 11 जनवरी 2023 में हुए पेपर का निचोड़ होगा मेरे दोस्त। तो एक बार सारे विद्यार्थी सेशन में उपस्थित हो जाना। आप लोग को पता होगा कि हम लोग यहाँ पर शुरुआत में एसएसटी के पेपर को सॉल्व कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को, और प्रीवियस ईयर का करने के बाद फिर हम लोग एनसीईआरटी और साथ साथ में टॉपिक वाइज चीजों को क्लियर करने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों, आप सारे विद्यार्थी एक बार तो जीएस एक्सपर्ट ऑफिशियल का टेलीग्राम चैनल है जहां पर आप लोग को पीडीएफ मिलेगा, ये सब्सक्राइब कर लेना। टारगेट हमारा सीटेट अगस्त 2023 का है। हम लोग यहां पर एसएसटी और पेडागोजी के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है मेरे दोस्त, 11 जनवरी 2023 में जो आपका पूछा गया था। टारगेट 60 में 60 रहेगा। कम से कम इतनी मेहनत हमारे साथ आप लोग कीजिएगा कि 50 से कम 55 क्वेश्चन तो आप लोग का अगर सही हो जाएगा मेरे दोस्त, तो वो भी बहुत ज्यादा बेटर है। तो चलिएगा, बिना वक्त लगाए, बिना टाइम लगाए हम लोग करेंगे अपने सेशन की शानदार शुरुआत। आइए पहले प्रश्न पर चलिएगा। बहुत शानदार तरीके से, बहुत विचार करके आप सारे विद्यार्थी इस प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करना, जिसमें आप लोगों से पूछा है, जरा सुन लो। लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सी नदियां सुंदरवन का डेल्टा का निर्माण करती हैं। पहला नंबर तो मेरे दोस्त आप लोग के मन में सवाल उठेगा कि सर ये डेल्टा क्या होता है। आइए पहले मैं आपको डेल्टा क्लियर करा देता हूं, ठीक है ना। यहां पर आप उत्तर देते जाना। एक्चुअली मेरे दोस्त, मान लीजिए यहां गंगोत्री ग्लेशियर उत्तराखंड से ना एक नदी निकलती है गंगा, और यहां पश्चिम बंगाल से गंगा दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। और गंगा नदी को मेरे दोस्त पश्चिम बंगाल में क्या कहा जाता है आप लोग जानते होंगे ना। गंगा नदी को पश्चिम बंगाल में हुगली नदी के नाम से जाना जाता है। दूसरी बात, गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जानते हैं, तो नोट कर लेना, गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। पहला नंबर तो इतना आप लोग गंगा के बारे में नोट कर लो ना। क्यों इतना नोट कर लो, क्योंकि गंगा नदी अपने भारत देश की सबसे लंबी नदी है, जिसकी लंबाई 2525 किलोमीटर हो जाती है। और एक बात जानते हो, हमारा गंगा नदी ना नेशनल रिवर है। जैसे राष्ट्रगान जनगण मन है ना, वैसे अपने देश की राष्ट्रीय नदी है गंगा नदी। और ये कब बनी थी गंगा नदी पता है? 2008 में गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी बनाया गया था। ठीक है, इतनी बात तुम लोग शुरुआत से याद कर लो। इसके बाद में आगे बात करूं ना, अब इधर से ना यहाँ पर ना एक झील है तिब्बत में। कहां पर? तिब्बत में ना एक झील पड़ती है जिसको मानसरोवर झील कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे दोस्त? इसको ना मानसरोवर झील कहते हैं। ये तिब्बत में है। कैलाश मानसरोवर आप लोग जानते होंगे ना, शंकर भगवान जहां अपने परिवार के साथ कैलाश पर्वत पर रहते थे, तो यही ना कैलाश पर्वत है। ये वाला पर्वत ना, ये कैलाश पर्वत है, ठीक है ना। तो यहाँ मानसरोवर से एक नदी निकलती है और ऐसे बहते हुए अरुणाचल प्रदेश, आसाम और मेघालय से फिर बांग्लादेश। इसको मेरे दोस्त कहते हैं ब्रह्मपुत्र नदी। कौन सी नदी? ब्रह्मपुत्र नदी। अब मेरी बात पहले सुन लो आप थोड़ा सा। एक्चुअली में ना, आप खुद सोचो, जब नदियां इतनी दूर से आ रही हैं, सोचो बड़े बड़े हिमालय पर्वतमाला से होकर के आ रही हैं, तो ये नदियां अपने साथ में मिट्टी भी काट कर लाएंगी ना। जो रास्ते में इनको मिट्टी मिलेगा, गंदगी मिलेगी, वो सारी मिट्टी और गंदगी सब इकट्ठा करते 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 लाती है ना। और यहाँ पर समुंदर है, यहाँ बे ऑफ बंगाल है ना अपने भारत के पूर्व में। यहाँ जो समुंदर है ना पानी, इसको बंगाल की खाड़ी मतलब बे ऑफ बंगाल कहा जाता है, ठीक है ना। और मेरे दोस्त सारी मिट्टी यहीं पर ला करके ट्राइएंगल शेप में, यहाँ पर ना सारी मिट्टी जो काट करके हिमालय से लाई थी ना, वो सारी मिट्टी यहाँ पर त्रिभुज के आकार में ला करके ये नदियां जमा कर देती हैं। तो त्रिभुज के आकार को क्या कहते हैं? डेल्टा कहते हैं ना, डेल्टा। और चूंकि मेरे दोस्त ना ये गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी ना, इस डेल्टा में सुंदरी नामक वृक्ष पाया जाता है। कौन सा वृक्ष? सुंदरी नामक वृक्ष पाया जाता है ना, इसीलिए मेरे दोस्त इसको ना सुंदरवन का डेल्टा कहते हैं। तो सुंदरवन का डेल्टा ना आपके पश्चिम बंगाल राज्य और साथ साथ में ना बांग्लादेश की सीमा पर दो स्थानों पर आपको सुंदरवन का डेल्टा मिलेगा। ठीक है, तो डेल्टा समझ गए ना कि नदियों के द्वारा जो मिट्टी पहाड़ों से काट कर लाई जाती है सागर के किनारे, वो त्रिभुज के आकार में, और त्रिभुज की आकृति को ही तो डेल्टा कहते हैं ना। ये पॉइंट आप लोग नोट कर लेना। तो अब बताओ, सुंदरवन का डेल्टा कौन बनाएगा? गंगा एवं ब्रह्मपुत्र
नदी। अच्छा, एक दो पॉइंट आप लोग मेरे दोस्त जरा आप लोग नोट कर लो, मैं जो नोट करा रहा हूं। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में क्या कहा जाता है? आपको पता है ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में ना सांगपो कहते हैं। तिब्बत में क्या कहते हैं इसको? सांगपो। और दूसरा नाम पता है? बहुत बेहतरीन, कतई लाजवाब नाम, यारलुंग जांगवो इसका दूसरा नाम है। कहां पर? तिब्बत में कहते हैं, ठीक ना। और अपने भारत में ना ये अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। किस राज्य में? अरुणाचल प्रदेश में, जिसे सूर्योदय का राज्य कहते हैं ना, और हमारे भारत का सबसे पूर्वी राज्य है। यहां पर ब्रह्मपुत्र नदी को ना दिहांग नदी कहा जाता है, ठीक है। और उसके बाद में जब ये नदी ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में पहुंच जाती है ना, तो बांग्लादेश में इसको जमुना कहते हैं। जमुना, याद रखना ये जमुना है, ठीक है। ये गंगा की जो सहायक नदी यमुनोत्री से निकलती है और उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में मिलती है ना, ये वाली नदी तो यमुना है, या से यमुना, यमुना। और यमुना का पुराना नाम पता है क्या था? यमुना नदी का पुराना नाम था कालिंदी। याद रखोगे ना आप लोग, इसका पुराना नाम क्या था? कालिंदी। तो बांग्लादेश में इसको जमुना कहते हैं। तो मेरे दोस्त इसी ना गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी ने यही पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के बॉर्डर पे ना सुंदरवन के डेल्टा का निर्माण किया, जो दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है। एक बात ध्यान रखना, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो याद रखना, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है सुंदरवन का डेल्टा। और मेरे दोस्त यही सुंदरवन के डेल्टा में ना, यहाँ पश्चिम बंगाल में ना रॉयल बंगाल टाइगर पाया जाता है। कौन सा टाइगर? रॉयल बंगाल टाइगर। मेरे प्रिय साथी, इसको सबको आप लोग जरूर नोट कर लेना, क्योंकि मैंने आपको बताया ना, मुझे एक एक चीज इतना डिस्क्राइब करना है, इतना डिस्क्राइब करना है ना, कि आपके एनसीईआरटी का सारा निचोड़ भी आपको ना एक एक प्रश्न में मैं दे दूं। और अगर नहीं समझ में आएगा तो मेरे परिवार का हर एक विद्यार्थी बताएगा कि गुरुजी मेरे समझ में नहीं आ रहा है, मैं उसको फिर से समझाऊंगा, ठीक है ना। तो लक्ष्मी जी वेरी गुड मॉर्निंग भैया, सुनीता जी वेरी गुड मॉर्निंग, हर्ष जी, अंजलि, अनुराग दुबे भाई साहब वेरी गुड मॉर्निंग भैया, लक्ष्मी जी बिल्कुल बहुत बहुत नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है, आकीर्ति जी आपका सारे विद्यार्थी का, ठीक है। जहां नहीं समझ में आएगा आप लोग मुझसे पूछ लेना। अगले प्रश्न का जवाब अब जरा आप लोग दीजिएगा। पहला प्रश्न तो मैंने आपको समझा दिया ना अपनी नदी के बारे में, अर्थात गंगा नदी के बारे में। तो सबने उत्तर दिया है क्या? ए उत्तर दिया है ना सारे विद्यार्थियों ना, वेरी गुड, बहुत बहुत शानदार, ए विल बी द राइट आंसर। अब इस क्वेश्चन को देखो जरा ध्यान से सुनना। लिखा है ना कि भारत में शरद ऋतु के संबंध में कथन ए, बी और सी पर विचार कीजिए। किस ऋतु के संबंध में? शरद ऋतु। शरद ऋतु का मतलब होता है शीत ऋतु। बात समझ गए ना, ये तो ठंडी का महीना है। अब सुनो मेरी बात, ये क्या कहना चाह रहा जरा सुनना। पहला कह रहा ना कि ठंडी के महीने में इस मौसम को दक्षिण पश्चिम मानसून के नाम से भी जाना जाता है। अब दक्षिण पश्चिम मानसून क्या होता है? मेरी बात सुनना। ये अपना प्यारा सा देश है भारत ना, भारत। भारत के इस साइड में अगर आप देखोगे तो आपको दिखाई पड़ेगा अरब सागर। क्या दिखाई पड़ेगा? अरब सागर का समुद्र। और इस साइड में बंगाल की खाड़ी, मतलब बे ऑफ बंगाल का समुद्र इस साइड में दिखाई पड़ेगा। और ये दिशा होता है उत्तर, और ये दिशा होता है दक्षिण, और ये दिशा होता है पश्चिम। तो मेरे दोस्त दक्षिण पश्चिम दिशा कौन सी होगी? ये होगी ना। तो दक्षिण पश्चिम के साइड से जो हवा चलती है ना, ये गर्मी के महीने में चलती है। और हमारे भारत देश में सबसे ज्यादा बरसात कौन कराती है? दक्षिण पश्चिम मानसून हवा। और याद रखना ये गर्मी के महीने में चलती है, ठंडी के महीने में नहीं चलती है। पॉइंट क्लियर हो गया? ठंडी के महीने में नहीं चलती है। तो पहला क्या हो जाएगा? गलत। कह रहा इस मौसम को दक्षिण पश्चिम मानसून के नाम से जाना जाता है, ये तो गलत हो जाएगा ना। लिखा इस मौसम में पवन मतलब हवा बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर से स्थल की ओर बहती है, ये भी गलत हो जाएगा ना, क्योंकि शरद ऋतु में नहीं ग्रीष्म ऋतु में ऐसा होता है, मैंने बताया ना। और यह मौसम मानसून के आने तथा आगे बढ़ने का मौसम है, ये भी गलत हो जाएगा। अगर शीत ऋतु के स्थान पर मेरे दोस्त ग्रीष्म ऋतु लिखा होता ना, तो ये ग्रीष्म ऋतु की विशेषता होगी। लेकिन तीनों हो जाएंगे गलत। लल्लन टॉप आंसर 4 विल बी द राइट आंसर। कितने विद्यार्थियों ने 4 उत्तर दिया है जरा मुझको बताना। यहां से ध्यान रखना, ये दक्षिण पश्चिम से ना गर्मी के महीने में ये चलती है, ठीक है। दक्षिण पश्चिम ये वाला चलता है, ठीक ना। ये पॉइंट आप लोग अच्छे तरीके से मेरे दोस्त जरूर याद रखना। आशा करता हूं समझ में आया होगा। किसने उत्तर दिया बताओ? राधिका जी वेरी गुड मॉर्निंग भैया, राधिका जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। किसने उत्तर दिया? निशा ने उत्तर दिया था डी, पूजा ने दिया था डी, सुनीता ने दिया था डी, आकीर्ति ने डी दिया था, अनुराग दुबे कह रहे हैं
भैंस पानी में भैया साहब। अरे भैंस में पानी नहीं जाना चाहिए, ध्यान रखना। उत्तर एकदम सही से दो, सोच विचार करके उत्तर दो, गलत मत करो। खूब ध्यान से पढ़ लीजिएगा फिर उत्तर देना। देखो क्या लिखा है, सुनो पहले। दिए गए लक्षणों ए और बी के आधार पर वायुमंडलीय परत की पहचान करें। ठीक है, क्या लिखा है? अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाले उल्का पिंड इस परत में आने पर जल जाते हैं। इस परत में बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान घटता है। जरा मेरी बात आप लोग गौर से सुनिएगा। ये देखो लिखा है ना, सबसे नीचे ये कौन सा मंडल है? सबसे नीचे है ये क्षोभ मंडल। ठीक है, तो मेरे दोस्त ये जो क्षोभ मंडल होता है ना, इसकी क्या विशेषता होती है आप लोग नोट कर लो तुरंत। तो समस्त जो मौसमी घटना होती है ना, जैसे बादल का बनना, बिजली का चमकना, मौसमी घटना जितनी होगी, बादल का बनना, बिजली का चमकना, वर्षा का होना, आंधी तूफान आना, ये सभी क्षोभ मंडल होता है। और क्षोभ मंडल के ऊपर कौन सा मंडल हो जाता है? दूसरा मंडल आप लोग याद रखना, उसे हम लोग समताप मंडल कहते हैं ना अपने पृथ्वी के ऊपर। तो समताप मंडल में क्या क्या पाई जाती है? एक तो ओजोन गैस की परत पाई जाती है। दूसरा, इस मंडल में ना बादल का अभाव होता है। मतलब मेरे दोस्त, समताप मंडल में बादल नहीं पाए जाते हैं, इसीलिए ना ये हवाई जहाज उड़ाने के लिए सबसे उपयुक्त स्थान है। और तीसरा आ गया आपका मध्य मंडल। अब मध्य मंडल के बारे में आप लोग नोट कर लीजिएगा। ये हमारे ब्रह्मांड का, हमारे सौर मंडल, हमारे पृथ्वी के वायुमंडल का सबसे ठंडा मंडल हो जाएगा। ठीक है, और जो उल्का पिंड होते हैं ना, उल्का पिंड का मतलब जानते हो? ऐसे यहाँ अंतरिक्ष में ना, यहाँ पर पत्थर के टुकड़े तैर रहे हैं। किसके टुकड़े? पत्थर के टुकड़े। अरे जैसे आप लोग ईंटा वगैरह ले लेते हो ना, वैसे ईंट के टुकड़े, पत्थर के टुकड़े यहाँ पर तैर रहे होते हैं ना। यही जब इसी मध्य मंडल में देखो ये प्रवेश कर गया ना, ये इसे जल उठता है। तो उल्का पिंड जल उठता है, जिसको हम लोग कहते हैं टूटता हुआ तारा। तो मेरे दोस्त ये तीन बात आप लोग जरूर नोट कर लेना। मैं एक ही जगह सारा क्लियर कराऊंगा तुम लोगों का, ठीक है ना? किसी को परेशान होने की आवश्यकता नहीं, हर एक चीज मैं एक ही जगह पर कराऊंगा। तो देखो, अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाले उल्का पिंड इस परत में आने पर जल उठते हैं। तो किस परत में आएगा मुझे बताओ, किस परत में आएगा उल्का पिंड? तो जो टूटता हुआ तारा होता है ना, वो मध्य मंडल में होगा। और मध्य मंडल मेरे दोस्त सबसे ठंडा मंडल होता है, ये भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, और इस परत में बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान घटता है। मैंने बताया ना, सबसे ठंडा मंडल। क्लियर है? कितने विद्यार्थी ने इसका उत्तर तीसरा दिया है? जरा मुझे भाई साहब शकल दिखाओ, किसका उत्तर 3 आया है? इसमें उत्तर आया है बिल्कुल सुनीता जी, हाँ बिल्कुल। विवेक कुमार जी गुड मॉर्निंग भैया। विवेक जी स्वागत है आपका, आपका बहुत स्वागत है। क्षोभ मंडल जिसमें हम लोग रहते हैं, अरे हम लोग तो जैव मंडल में रहते हैं पागल। क्षोभ मंडल में तो हवा रहती है, क्षोभ मंडल में हवा रहती है, ठीक है ना? हाँ, हम लोग जैव मंडल में रहते हैं। ठीक, ये ध्यान रखना, हम लोग बीच में रहते हैं। तो लक्ष्मी ने भी सी कह दिया। दीक्षा जी वेरी गुड मॉर्निंग, आपका भी स्वागत है भैया। विवेक जी ने सी दिया, अर्चना ने सी दिया, सभी लोगों ने दिया। अब इस प्रश्न का जवाब दो आप लोग। इंसोलेशन का मतलब क्या होता है आप जानते हो? आतपन। आतपन का संबंध क्या होता है पता है? देखो बहुत ध्यान से सुनना मेरे दोस्त, यहां पर ना एक्चुअली जो हमारा सूर्य नहीं है, हमारा जो सन है ना, हमारी पृथ्वी पर ऊर्जा का सबसे महत्वपूर्ण सोर्स, हमारे पृथ्वी पर एनर्जी का सबसे महत्वपूर्ण सोर्स हो जाता है सूर्य ना, सूर्य हो जाएगा ना। अब सूर्य से एक्चुअली में जो गर्मी हमारे धरती पर आती है ना, सूर्य की गर्मी का 2 अरबवां भाग हमको मिलता है ना। कौन सा भाग? 2 अरबवां भाग मिलता है ना, ये आप लोग जानते होंगे अच्छे तरीके से। तो ये जो गर्मी हमारी पृथ्वी पर आती है ना, तो जो ये वायुमंडल आप नहीं देख रहे थे यहां पर, जैसे आपने पीछे देखा, ये जो पूरा वायुमंडल आपने देखा ना, सूर्य की गर्मी यहां नहीं रुकती है, सूर्य की गर्मी यहां नहीं रुकती है, डायरेक्ट सूर्य की गर्मी आती है और इसी धरती पर रुकती है। बात समझिएगा आप लोग ध्यानपूर्वक, ठीक है ना? मतलब ये सूर्य की गर्मी डायरेक्ट यहां पर धरती पर आकर के रुक जाती है। तो यही जो सूर्य की गर्मी हमारे धरती पर आती है ना, इसी को हम लोग कहते हैं आतपन। मतलब इसी को हम लोग कहते हैं इंसोलेशन। मतलब हिंदी में और शुद्ध कहूं ना, तो इसे कह सकते
हो सूर्यातप। सूर्यातप का मतलब होता है सूर्य का ताप। आशा करता हूं ये बात भी आप लोग के समझ में आ गया होगा। देन सूर्य ऊर्जा के साथ इसका संबंध क्या हो जाएगा, सूर्य ऊर्जा के साथ में। इट मींस तीसरा विल बी द राइट आंसर। जितने हमारे प्रिय विद्यार्थी ने उत्तर दिया होगा सूर्य ऊर्जा के साथ, तो सूर्य की जो ऊर्जा हमारे धरती पर आती है ना, वही हो जाएगा मेरे दोस्त आप लोगों का शानदार कतई लाजवाब उत्तर हो जाएगा। सी किसने दिया था, पूजा ने सी दिया था, अनुराग ने कहा डी हो जाएगा। अच्छा ठीक है, नेहा सिंह जी, बिल्कुल नेहा सिंह जी बहुत बहुत स्वागत है, सी उत्तर दिया है आपने। आपका आंसर बिल्कुल एकदम कतई लाजवाब है, ठीक है ना। चलिए वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। बबीता जी, मेरा ये 40 है भी टीचर बिहार से, बिल्कुल भाई भरिए, सब लोग भरिए ना। अब तो बिहार वाले ना एकदम कतई लाजवाब काम कर दिए हैं। अमित जी, नेहा जी, आकीर्ति, अमित राज, दीक्षा, विवेक, अर्चना, प्रियंका, प्रियंका जी आपका भी उत्तर सी शानदार। आरती पटेल और अमित राज का भी उत्तर सही हो गया। अगले प्रश्न का जवाब दो जरा। अब इसको आप लोग सोच रहे होंगे ये क्या हो सकता है, जरा बताना। अब सुनो मेरी बात, लिखा हुआ है उचित विकल्पों के साथ निम्नलिखित का मिलान करना है। अब आप लोग सोच रहे होंगे सर क्या हो सकता है इसका उत्तर। शंकुधारी वन आप लोग जानते हो क्या होता है, शंकुधारी वन आप लोग जानते हो क्या होता है मेरे दोस्त। ये आपको मैं दिखा दूं, ये देख लो, ये है शंकुधारी वन। शंकुधारी वन वहां पर पाए जाते हैं ना जहां पर बहुत बर्फ गिरता है। जैसे क्रिसमस ट्री नहीं होता, देखो ये क्रिसमस ट्री टाइप का है ना, ताकि बर्फ अगर गिरे ना तो ये बर्फ तुरंत इन पेड़ों पर ना रुके, तुरंत बर्फ नीचे आकर के जमा हो जाए। तो जिन एरियाज में ना बर्फबारी बहुत होती है वहां शंकुधारी मतलब कोन शेप, जैसे बर्थडे मनाते हो ना हैप्पी बर्थडे टू यू, और ये वाली जो टोपी पहनते हो ना कोन शेप, तो यही वाली शंकुधारी टाइप के वृक्ष यहां मिलते हैं। ये हो जाएगा मेरे दोस्त शंकुधारी वन, और ये महाद्वीपों के पूर्वी भाग पर पाए जाते हैं। पहले का तो ए हो जाएगा। भूमध्य सागरीय वनस्पति जानते हो दृढ़ काष्ठ वाले वृक्ष होते हैं। कैसे होते हैं, दृढ़ काष्ठ वाले वृक्ष होते हैं। ये भी आप लोग, सॉरी दृढ़ काष्ठ वाले हम कह रहे, एक मिनट रुक जाइएगा। यहां पर जो शंकु, ये भूमध्य सागरीय वनस्पति होते हैं ना, ये मेरे दोस्त भूमध्य सागरीय वनस्पति जो आपको मिलेंगे ये कहां पर मिल जाएंगे, ये आपको मिलेंगे महाद्वीपों के पश्चिमी भाग पर, ठीक है ना, महाद्वीपों के पश्चिमी भाग पर। और उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन जो पाए जाते हैं ये दृढ़ काष्ठ वाले मिलेंगे, और शीतोष्ण सदाबहार वन जो मिलेंगे ये नरम काष्ठ वाले मिलेंगे। इट मींस मेरे दोस्त 4 विल बी द राइट आंसर। ये पॉइंट आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अब यहां पर देखो ये सदाबहार वन है, ये कैसे वन है, ये उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन है। यहाँ की पेड़ पत्तियां ना हमेशा हरी भरी रहती हैं, यहाँ पर बहुत बारिश होती है, यहाँ पर बहुत ज्यादा गर्मी होती है। और जो भूमध्य सागरीय होते हैं ना क्षेत्र, भूमध्य सागरीय वनस्पति में रसीले फल मिलते हैं। पॉइंट नोट कर लीजिएगा, रसीले फल जैसे अंगूर, संतरा, ये सब मौसमी, ये सब भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में खूब, और यहाँ शीतकाल में वर्षा होती है। जैसे यहाँ देखो, ये देख रहे हो ना, ये पूरा का पूरा आप लोग देखोगे, ये पूरा ना ये सब है आपका उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, ये नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट। इसके नीचे देखोगे ना ये ब्राजील वगैरह जो आएगा, ये साउथ अमेरिका मतलब दक्षिण अमेरिका महाद्वीप, और ये हो जाएगा अफ्रीका महाद्वीप। ये वाला कौन सा कॉन्टिनेंट होगा भैया, ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट। और यहाँ पर ये वाला कौन सा हो जाएगा, ये वाला नोट कर लो आप लोग, ये वाला हो जाता है यूरोप महाद्वीप, यूरोप। और इसके बाद में इस साइड में जो पूरा का पूरा है ना, इसको हम लोग कहते हैं सबसे बड़ा महाद्वीप, जिसे एशिया महाद्वीप कहते हैं। और यहाँ नीचे भाई सबसे छोटा महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया। तो मेरे दोस्त एक बात जानते हो, भूमध्य सागर कहाँ पर है, तो नोट करो, यहाँ यूरोप महाद्वीप ना और अफ्रीका महाद्वीप और एशिया महाद्वीप के बीच में ये जो सागर आपको दिख रहा है ना, ये इसी को हम लोग कहते हैं भूमध्य सागर। अब ये भूमध्य सागर के एरिया में ना आपको ढेर सारे रसीले फल मिलेंगे, ठीक है। और भूमध्य सागर कितने महाद्वीप के बीच में है, ये पूरी पृथ्वी के ना बीचों बीच में है एकदम, ठीक है, पूरी पृथ्वी के बीचों बीच में है भूमध्य सागर। ऊपर से यूरोप महाद्वीप है, नीचे से अफ्रीका महाद्वीप है, इधर से एशिया महाद्वीप है, 3 महाद्वीपों के बीच में पड़ता है। ये पॉइंट आप लोग अच्छे तरीके से मेरे दोस्त जरूर 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 नोट कर लीजिएगा। आशा करता हूं आपके समझ में आया होगा। तो इस क्वेश्चन का उत्तर आपने क्या बता दिया, डी विल बी द राइट आंसर। जितने प्रिय विद्यार्थी ने डी ऑप्शन को सिलेक्ट किया है उन सारे विद्यार्थियों का डी विल बी द राइट आंसर। लक्ष्मी ने डी दे दिया, माधुरी ने डी दे दिया, सुनीता ने डी दे दिया, हाँ ठीक है ना।
सर एक और महाद्वीप है, अरे वो अंटार्कटिका महाद्वीप था बबीता जी, वो अंटार्कटिका महाद्वीप था, वो यहाँ पर दिख नहीं रहा है ना मैप में, यहाँ है अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट, ठीक है ना। एक्चुअली में आप लोगों को ना मैं बहुत बेहतरीन बात बता रहा हूँ, जरा आप लोग ध्यान से सुनिएगा, मेरी बात सुनो आप लोग और नोट करते जाओ, आपके काम आएगा, जरा सुनो। एशिया महाद्वीप का दूसरा नाम क्या है आप जानते हो? एशिया महाद्वीप को ना विषमताओं का महाद्वीप कहते हैं। किसका महाद्वीप? विषमताओं का महाद्वीप। और अफ्रीका महाद्वीप का नाम क्या होता है पता है? अफ्रीका महाद्वीप को अंध महाद्वीप कहते हैं, मतलब डार्क कॉन्टिनेंट। और तीसरा नंबर पे कौन सा महाद्वीप आएगा? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। इसको क्या कहते हैं पता है? महान झीलों का महाद्वीप। क्या? महान झीलों का। और तीसरा चौथा जो महाद्वीप होगा ना, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप। यहाँ पक्षी बहुत मिलते हैं, यहाँ बर्ड्स बहुत मिलती हैं, इसलिए ये पक्षियों का महाद्वीप। उसके बाद ना फिर आ जाएगा अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट। अंटार्कटिका महाद्वीप को ना श्वेत महाद्वीप कहते हैं, मतलब व्हाइट कॉन्टिनेंट। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ना बर्फ बहुत मिलता है। इसके बाद में आएगा यूरोप महाद्वीप। यूरोप महाद्वीप को ना मैदानों का महाद्वीप कहते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मैदान बहुत है। और सबसे छोटा कॉन्टिनेंट कौन हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। इसको मेरे दोस्त प्यासी भूमि का महाद्वीप कहा जाता है। प्यासी भूमि का याद रखोगे ना, दोबारा मैं पूछूंगा तो मुझे उत्तर चाहिए। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप ना सबसे छोटा है और एशिया महाद्वीप ना सबसे बड़ा है। और सबसे ज्यादा पॉपुलेशन, सबसे ज्यादा जनसंख्या एशिया महाद्वीप में और सबसे कम जनसंख्या अंटार्कटिका महाद्वीप में, क्योंकि अंटार्कटिका महाद्वीप में तो बर्फ ही बर्फ है, तो ये व्हाइट कलर का दिखता है, इसलिए श्वेत महाद्वीप। यूरोप महाद्वीप में मैदान है, इसलिए मैदानों का महाद्वीप। दक्षिण अमेरिका में पक्षियों का महाद्वीप, क्योंकि वहां पक्षी मिलते हैं। उत्तर अमेरिका में महान झील और अफ्रीका को अंध महाद्वीप। ये सारों कॉन्टिनेंट, सातों महाद्वीप मैंने आपको नोट करा दिया। बस आप खुश हो ना? आप 7 कॉन्टिनेंट आ गया ना? आप दोबारा मत कहना कि नहीं आया सर, ठीक है। डी वाला आंसर रॉन्ग है सर। डी वाला आंसर कौन सा रॉन्ग है भाई? डी वाला आंसर कौन सा रॉन्ग हो जाएगा बताओ? डी वाला आंसर कौन सा रॉन्ग हो जाएगा? ये वाला, ये सही है, ये सही है, ठीक है ना। ये बात अच्छे तरीके से ध्यान रखिएगा, सी वाला सही हो जाएगा। इस वाले क्वेश्चन का उत्तर बताओ। नेक्स्ट वाले का बताओ। लिखा हुआ है दिए गए दोनों कथनों पर ध्यान दें और उचित विकल्प का चयन करें। चलो चयन करो आप लोग, दिए गए कथन का विकल्प पर चयन करो। पहला कथन आपसे कह रहा है सहारा रेगिस्तान एक समय में पूर्णतया हरा भरा मैदान था। अरे मतलब आज जो सहारा रेगिस्तान है ना, ये पहले ना बहुत हरा भरा रहता था, यहाँ बहुत पेड़ पौधे हुआ करते थे। कब? आज से लगभग 5000 से 10,000 साल पहले ना। आज सहारा रेगिस्तान में आपको केवल रेत ही रेत मिलेगा, लेकिन पहले ना ये पूरा हरा भरा रहता था, एकदम बहुत बारिश होती थी यहाँ पे। और दूसरा कह रहा कि सहारा की गुफाओं से प्राप्त चित्र नदियां, मगर, हाथी, शेर, पशु तथा बकरियां दर्शाते हैं। बिल्कुल ये दोनों कथन क्या हो जाएंगे? एकदम सही हो जाएंगे, ठीक है ना। एक बात आप लोग सुनिएगा, एक बात आप लोग को मैं पूछूं ना, देखो कितने विद्यार्थी को पता है। एक बात मेरे दोस्त याद कर लेना, दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन है? दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन है? तो आप लोग नोट करते जाओ। दुनिया का ना सबसे बड़ा मरुस्थल हो जाता है अंटार्कटिका मरुस्थल। पॉइंट नंबर पहले तुम लोग ये नोट करो, आज तक नहीं सुने होंगे ना, आज मैं आपको सुना दे रहा हूं। दुनिया का सबसे बड़ा डेजर्ट हो जाता है अंटार्कटिका। यहां पर है अंटार्कटिका महाद्वीप। अंटार्कटिका महाद्वीप ना ये 5.5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। लेकिन ये कैसा मरुस्थल है? ये हो जाएगा मेरे दोस्त ठंडा। और ठंडा के साथ में ना ये साउथ पोल पर पड़ता है ना, दक्षिणी ध्रुव पर पड़ता है ना, तो ये मेरे दोस्त ध्रुवीय मरुस्थल होगा। कैसा डेजर्ट है ये? ध्रुवीय, ठीक है। पहला दुनिया का सबसे बड़ा याद रखना अंटार्कटिका। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा डेजर्ट यहां नॉर्थ पोल पर आपको दिखाई पड़ेगा, जिसको हम लोग क्या नाम देते हैं? आर्कटिक डेजर्ट। लिखा हुआ है ना, तो ये भी आप नोट कर लो। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा डेजर्ट कौन सा हो जाएगा? आर्कटिक मरुस्थल। और ये भी मेरे दोस्त कैसा होगा? ठंडा। और ये भी नॉर्थ पोल पर पाया जाता है ना, इसलिए ये भी ध्रुवीय मरुस्थल होगा। लेकिन
दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा डेजर्ट कौन होगा, तो यहां देखो अफ्रीका महाद्वीप में, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में आप सारे विद्यार्थियों को दिखाई पड़ रहा होगा, ये हो जाएगा मेरे दोस्त सहारा। लेकिन एक बात, मेरी बात सुनना, ये एक गर्म मरुस्थल है, ये एक वार्म डेजर्ट है। अगर आप लोगों के एग्जाम में क्वेश्चन आए ना कि दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन है, ऑप्शन ए अंटार्कटिका, ऑप्शन बी आर्कटिक, ऑप्शन सी सहारा, तो हमेशा अंटार्कटिका लगाना। लेकिन मेरे दोस्त अगर अंटार्कटिका ऑप्शन में ना रहे, आर्कटिक रहे तो आर्कटिक, और आर्कटिक ना रहे तो सहारा लगाना। लेकिन अगर ये पूछे ना कि दुनिया का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान कौन है, तो मेरे दोस्त नोट कर लीजिएगा, दुनिया का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान हो जाता है सहारा, जो कि अफ्रीका महाद्वीप में पाया जाता है। समझ में आया डेजर्ट आप लोग को? डेजर्ट आप लोग के रेगिस्तान समझ में आया कि नहीं समझ में आया, मुझे ये बताना अच्छे तरीके से, शानदार तरीके से सीखना, बता दे रहा हूं, कोई भी चीज छूटे ना। अब देखो अंटार्कटिका मरुस्थल का जो एरिया है ना, ये 5.5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है, समझ गए ना, दक्षिणी ध्रुव पर पाया जाता है। लेकिन सहारा का ना 3.5 मिलियन स्क्वायर किलो वर्ग मील है। कौन सा? सहारा। तो सहारा दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा डेजर्ट होता है मेरे दोस्त। तो ये बात तो दोनों सही है। आज जहां सहारा रेगिस्तान आप देख रहे हो ना, वहां पहले ना पूरा हरा भरा रहता था, ठीक है ना। और क्यों? क्योंकि वहां पर मेरे दोस्त जीव के अवशेष मिले हैं, नदियां मिली हैं, मगरमच्छ मिला है, हाथी मिला है, शेर मिला है, पशु मिले हैं, बकरियां मिले हैं। ये सभी बताते हैं ना कि वहां पहले बारिश बहुत होती थी। मतलब ये ऑप्शन नंबर 3 विल बी द राइट आंसर। लेकिन अब वहां की जलवायु क्या हो गई? बदल गई। जलवायु क्या हो गई? परिवर्तित हो गई मेरे दोस्त। ये बात आप लोग को याद रखना है। आशा करता हूं आप लोगों ने सी उत्तर सुना होगा। सी उत्तर आप लोगों ने दिया होगा ना। अनुराग दुबे भाई साहब, बताना नहीं समझ में आएगा तो मैंने कहा था ना, मैं हूं तब टेंशन मत लेना, बस शानदार तरीके से तुम लोग पढ़ते रहो बस, ठीक है ना। नेहा सिंह जी बिल्कुल, हर्ष शर्मा, बबीता, विवेक कुमार, पूजा जी, लक्ष्मी, दीपक ठाकुर भाई साहब, दीपक जी उपस्थित हो गए, बहुत बहुत स्वागत है दीपक जी आपका, ठीक है ना। तो बिल्कुल शी विल बी द राइट आंसर। इस क्वेश्चन का जवाब कौन विद्यार्थी सही तरीके से देगा, बहुत ध्यान से पढ़ना। ये पेडागोजी का क्वेश्चन है, ठीक है, पेडागोजी का क्वेश्चन है, बहुत विचार करना। देखो क्या लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञापन रूढ़िवादी चित्रण मतलब जेंडर स्टीरियोटाइप का उदाहरण नहीं है। जेंडर स्टीरियोटाइप का मतलब होता है, एक शब्द समझ लो, लिंग भेद। लिंग भेद का मतलब देखो हर जगह, अच्छा लिंग भेद में भी ना, कौन सा भेद जरा सुनो, लिंग भेद में भी अक्सर जो महिला वर्ग होती है ना, महिलाओं को लोग या तो गृहिणी के रूप में आंकते हैं। गृहिणी का मतलब अरे ये तो महिला है, ये तो केवल घर का कामकाज करती होगी, या तो इसको नौकरानी के रूप में लोग आंकते हैं। बात समझ गए ना। लेकिन जो पुरुष होता है ना, लोग पुरुष को सोचते हैं ये तो डॉक्टर होगा, ये तो वकील होगा, ये तो प्रधानमंत्री होगा, ये तो राष्ट्रपति होगा। मतलब महिला और पुरुष के बीच में जो ये भेदभाव होता है ना, इसी को जेंडर स्टीरियोटाइप कहा जाता है। बात समझ गए ना। ये लिंग रूढ़िवादिता है कि लोग महिलाओं को हमेशा कम आंकते हैं। लेकिन वर्तमान में जरा देखो हमारी राष्ट्रपति कौन है, जरा बताओ कौन है हमारी राष्ट्रपति? द्रौपदी मुर्मू, महिला ही तो है। महिलाओं ने क्या क्या काम नहीं किया, बहुत काम किया। लेकिन इसमें बताओ किससे ये नहीं महसूस होता है कि लिंग भेद है। मैं नीचे से शुरू करूंगा। गाड़ी के विज्ञापन में एक महिला को पति द्वारा ऑफिस छोड़ा जाना। अब देखो अगर एक पतिदेव महाराज अपनी पत्नी को गाड़ी से अगर उनकी ऑफिस छोड़े, कहने का मतलब महिला को गाड़ी चलाना नहीं आता, कहने का मतलब महिला को गाड़ी चलाना नहीं आता है, तभी तो पति उसको ऑफिस छोड़ने के लिए ले जा रहा है ना। तो ये तो लिंग स्टीरियोटाइपिंग हुआ ना, मतलब महिला को कमजोर गिना जा रहा है। अरे महिला को भी गाड़ी सीखने दो ना, महिलाएं भी तो गाड़ी चला सकती है ना। तो ये महिला के साथ भेदभाव हुआ ना। दूसरी बात लिखा हुआ लिपस्टिक के विज्ञापन में एक महिला का मेकअप करना, ये भी देखो लिंग स्टीरियोटाइपिंग है ना। क्या केवल महिलाएं ही मेकअप करती हैं? क्या पुरुष मेकअप नहीं करते क्या? इसमें भी ये गंदी मानसिकता हो गई है कि अगर कहीं मेकअप की बात आएगी तो मेकअप केवल महिलाओं के नाम को ही अंकित किया जाएगा, पुरुषों का नहीं। अरे पुरुष भी तो फेयर हैंडसम लगवाते हैं भाई साहब, फेयर हैंडसम लगवाते हैं, मसाज करवाते हैं। कैसे नहीं करवाते? उनका मेकअप नहीं होता, वो भी तो मेकअप करते हैं ना। लेकिन नहीं, मेकअप पे नाम पर हमेशा महिलाओं को प्रताड़ित
निर्धारित किया जाता है। अच्छा, दूसरी बात, चाय के विज्ञापन में एक माँ का सुबह चाय बनाना, इसमें भी देखो लिंग सीरोटाइपिंग का विचार है ना, मतलब मम्मी को हमेशा, मतलब महिला को ही हमेशा माना जाता है कि वो किचन में रहेंगी। यही तो हुआ ना, मतलब क्या पिताजी चाय नहीं बना सकते थे? लेकिन नहीं, यह लिंग सीरोटाइपिंग है, मतलब ये महिला को दर्शाया गया है कि वो चाय ही बनाएगी, पुरुष चाय नहीं बनाएंगे। लेकिन स्पोर्ट्स जूते के विज्ञापन में एक लड़की फुटबॉल खेलती है। मेरे दोस्त देखो, फुटबॉल खेलना वैसे तो पुरुषों का काम है ना, लेकिन यहाँ पर लड़की भी फुटबॉल खेल रही है स्पोर्ट्स जूते के विज्ञापन में। तो कहने का मतलब ये लिंग सीरोटाइप से क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा मेरे दोस्त, मतलब ऊपर हो जाएगा। देन ए विल बी द राइट आंसर। जितने प्रिय साथी ने, हमारे विद्यार्थियों ने ए सिलेक्ट किया है ना, उनका उत्तर ए हो जाता है, एकदम शानदार। कितने लोगों ने ए दिया है जरा मुझे बताना। अनुराग दुबे ने ए दे दिया, शानदार। अमित राज ने ए दे दिया, बिल्कुल ठीक है भाई साहब। बबीता कह रही है पक्का नहीं, एकदम पक्का हो गया। हर्ष जी का ए आया, सुनीता का ए आया, नेहा ए नॉट जेंडर स्टेरियोटाइप, बिल्कुल नेहा जी, बहुत बहुत शानदार, पक्का ही ए है। हाँ बिल्कुल, तुमने कह दिया ना तो पानी में नहीं जाएगी भैंस, परेशान मत हो। अच्छा, इस प्रश्न का जवाब तुम लोग बहुत शानदार तरीके से देना। डॉल्फिन के बारे में दिए गए ए, बी और सी कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प चुनिएगा, ठीक है ना। डॉल्फिन मछली आप जानते हो ना, डॉल्फिन मछली आप लोग जानते हो ना, डॉल्फिन मछली नहीं देखे हो क्या? अरे ये यार जो मानव के तरीके भाई बुद्धि लगाती है भाई साहब, ये देखो मजे ले रही है ना। ये जो लोग उत्तर नहीं दे पा रहे हैं ना, जिनका उत्तर गलत जा रहा भाई साहब ना, ये मछली उसकी ले रही है मजे। ये मछली ना, ये है भाई साहब उसकी मजे ले रही है, ये तुम समझ लो। जिसका उत्तर गलत आएगा उसी के ऊपर ये डॉल्फिन समझो हंस रही है। अब मेरी बात एक बात सुनो आप लोग। पहला मतलब मुझे उत्तर आप लोग बताओ, राष्ट्रीय पशु का नाम क्या है? पहला नंबर तुम लोग ये उत्तर दो, अपने देश का नेशनल एनिमल। दूसरे नंबर पर आप लोग मुझे उत्तर दो, अपने देश का राष्ट्रीय जलीय जीव क्या है? राष्ट्रीय जलीय जीव क्या है? और तीसरा उत्तर देना मेरे दोस्त, राष्ट्रीय विरासत पशु। राष्ट्रीय विरासत पशु, ये सब जरूर याद कर लेना, क्योंकि सीटेट प्राइमरी में ना पिछली बार 2023 में ना पूछा था, क्या पता है, राष्ट्रीय वृक्ष पूछ लिया था, राष्ट्रीय वृक्ष पूछ लिया था आपके सीटेट के प्राइमरी वाले में। अब जरा जवाब दो आप लोग इतने प्रश्न का। बाकी मैं प्रश्न को देखता हूं, सुनो। एक्चुअली में जो गंगा में रहने वाली डॉल्फिन मछली है ना, जो गंगा में रहने वाली डॉल्फिन मछली है, जिसको गंगेटिक डॉल्फिन कहते हैं। क्या कहते हैं? गंगा में रहने वाली गंगेटिक डॉल्फिन मछली को ना राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया था। कब? 2009 में। पॉइंट तुम लोग नोट करो। एक्चुअली में जो गंगा में रहने वाली डॉल्फिन मछली है ना, इसको 2009 में राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया था। और एक पॉइंट और नोट कर लो मेरे दोस्त, ये जो डॉल्फिन है ना, डॉल्फिन डे कब मनाया जाता है ये ध्यान रखना, 5 अक्टूबर को डॉल्फिन डे मनाते हैं। ये पॉइंट भी तुम लोग अच्छे तरीके से नोट कर लीजिएगा। अब देखो मेरी बात आगे। और राष्ट्रीय पशु तो आप लोग जानते हैं ना, बाघ हो जाएगा ना, टाइगर। टाइगर। और बाघ दिवस कब मनाते हैं? टाइगर डे कब मनाते हैं? याद कर लो मेरे दोस्त, 29 जुलाई को ना टाइगर डे मनाते हैं, बाघ दिवस। और हमारे देश में कितने बाघ हैं आप लोग जानते हो? हमारे देश में मेरे दोस्त 3167 बाघ हो गए हैं, ठीक है ना। ये सब पॉइंट एक भी आप लोग छोड़ना मत, मैं बता दे रहा हूं, इतनी शिद्दत से पढ़ा रहा हूं, इतनी मेहनत से पढ़ा रहा हूं, पूरा आप लोग हर एक पॉइंट को मेरे दोस्त जरूर नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। मैं एक भी पॉइंट आपका छोड़ूंगा नहीं, आप विश्वास बनाए रखना बस, ठीक है ना। अच्छे तरीके से एक एक क्लास में एक एक क्वेश्चन में मैं आपको बहुत चीज सिखाऊंगा। अब राष्ट्रीय विरासत पशु क्या हो जाएगा? हाथी। और हाथी दिवस कब मनाया जाता है मैं अगर आपसे पूछूं तो याद रखना 12 अगस्त को हाथी दिवस मनाते हैं। और राष्ट्रीय वृक्ष हमारा वट हो जाता है ना, मतलब जो बरगद का वृक्ष होता है, इसी को हम लोग कहते हैं राष्ट्रीय वृक्ष। अब सुनो मेरी बात, जो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के आलवड़ जल, आलवड़ जल का मतलब होता है स्वच्छ जल, स्वच्छ जल का मतलब होता है इन नदियों में नमक आपको नहीं मिलेगा, ये साफ पानी है, मिलेगा लेकिन कम। इनमें डॉल्फिन पाई जाती, बिल्कुल गंगा नदी में भी डॉल्फिन मछली मिलती है और ब्रह्मपुत्र में भी डॉल्फिन मछली है। डॉल्फिन अभ्यारण्य बिहार राज्य में अवस्थित है, बिल्कुल मेरे दोस्त। डॉल्फिन को सुरक्षित रखने के लिए ना बिहार में एक जिला है भागलपुर,
भागलपुर। और पता है हमारे भारत देश में भागलपुर में ना रेशम बहुत होता है, इसलिए इसको रेशम सिटी कहते हैं। पॉइंट नोट करते जाओ, मैं एक एक चीज भाई साहब सिखाऊंगा, ठीक है ना। तो बिहार के ना भागलपुर जिले में इन डॉल्फिन मछली को सुरक्षित रखने के लिए ना डॉल्फिन अभयारण्य बनाया गया है और भागलपुर को ना रेशम सिटी कहते हैं। और डॉल्फिन की उपस्थिति से जल की शुद्धता का पता चलता है। बिल्कुल मेरे दोस्त, एक बात ध्यान रखना ना, देखो पानी कितना साफ है ना, हमेशा डॉल्फिन मछली वहीं पर पाई जाती है ना जहां पर पानी साफ होता है। ये गंदे पानी में रहना पसंद नहीं करती हैं, इसीलिए भारत सरकार के द्वारा गंगा नदी की साफ सफाई करने के लिए नमामि गंगे योजना चलाई गई थी ना। कौन सी योजना? नमामि गंगे योजना। मेरे दोस्त ये सब नोट कर लीजिएगा एक एक चीज, तो तीनों ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इट मींस क्या हो जाएगा? ए, बी और सी, एक विल बी द राइट आंसर। जितने प्रिय विद्यार्थी ने एक ऑप्शन को सिलेक्ट किया है उन सारे विद्यार्थियों का एक आता। ये पॉइंट आप अच्छी तरीके कर लीजिएगा, ठीक है। 12 जनवरी को अगले क्वेश्चन का जवाब आप लोग शानदार तरीके से दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा? जल्दी शानदार और बेहतरीन तरीके से आप लोग देने का प्रयास कीजिएगा। बताओ, बायोगैस अनिवार्य रूप से निम्न में से किनका मिश्रण है? बताओ। अच्छा, इसके साथ में आप लोगों से पूछूं, मुझे बताओ, जो आपका ना एलपीजी होता है, एलपीजी का फुल फॉर्म आप लोग बताओ, एलपीजी का। और दूसरा नंबर आप लोग ना सीएनजी का फुल फॉर्म बताओ। कौन कौन विद्यार्थी एलपीजी का और सीएनजी का फुल फॉर्म बताएगा? तो देखो, एलपीजी का मतलब क्या होता है? लिक्विफाइड, क्या होता है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होता है किसका नाम? एलपीजी का नाम। और एलपीजी में क्या मिला होता है पता है? एक तो प्रोपेन मिला होता है, प्रोपेन। प्रोपेन के साथ में क्या मिला होता है? ब्यूटेन मिला होता है ना, ब्यूटेन। और इसमें ना, इसमें जैसे जब गैस निकलने लगती है तो गंध आती है ना, तो गंध के लिए मेरे दोस्त इसमें मरकेप्टॉन गैस मिलाया जाता है। कौन सा? मरकेप्टॉन, ठीक है। और सीएनजी का मतलब क्या होता है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। पॉइंट इसको नोट कर लेना, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ये आपके एग्जाम में आएगा। और इसमें भी ना जो गंध निकलती है, गंध निकलती है, इसको इसके लिए भी इसमें क्या मिलाया जाता है? मरकेप्टॉन मिलाया जाता है। बाकी सीएनजी में मीथेन गैस होती है। क्या होती है? मीथेन मेरे दोस्त। एलपीजी और सीएनजी आप नोट कर लेना। तो बायोगैस ना ये मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का मिश्रण हो जाता है। जितने प्रिय विद्यार्थी ने ए ऑप्शन को सिलेक्ट किया है उन सारे विद्यार्थियों का कतई लाजवाब आंसर। और एक बात नोट कर लो, हमारे वायुमंडल में जो गैस ना गर्मी बढ़ाने का काम करते हैं उनको हम लोग जीएचजी मतलब ग्रीन हाउस गैस कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रीन हाउस गैस कहते हैं, जो हमारे वायुमंडल में गर्मी बढ़ाते हैं। कौन कौन से गैस वायुमंडल में गर्मी बढ़ाते हैं? पहला नंबर तो कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा नंबर CH4 मतलब मीथेन गैस, तीसरा नंबर N2O मतलब नाइट्रस ऑक्साइड, और चौथे नंबर पर क्लोरोफ्लोरोकार्बन। मेरे दोस्त ये जरूर 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 नोट कर लीजिएगा, इसको जरूर नोट कर लेना कि ग्रीन हाउस गैस फैलाने वाले कौन कौन से गर्मी फैलाने वाले हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इसके अलावा और एक बात सुन लो, हमारे पृथ्वी के वायुमंडल में कौन कौन सी गैस पाई जाती है? तो अपने पृथ्वी के वायुमंडल में ना मेरे दोस्त सबसे ज्यादा नाइट्रोजन, कितना परसेंट? 78.1%। दूसरे नंबर पर कौन सा गैस मिलता है? तो ऑक्सीजन, कितना परसेंट? 20.9%। तीसरे नंबर पे ना अपने वायुमंडल में ना ऑर्गन मिलती है, कितना परसेंट? 0.93%। और बाद में कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%। मेरे दोस्त, मेरे प्रिय साथी, आप लोग इसको जरूर 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 नोट कर लीजिएगा, क्योंकि जानते हो। अच्छा, एक बात ध्यान रखना, ये 78% कहीं कहीं पर केवल एग्जाम में 78% पूछ लिया जाता है, ठीक है ना। और जो ऑक्सीजन 20.9% है ना, इसका अप्रोक्सीमेट क्या हो जाएगा? 21%। तो इससे टेंशन मत लेना, ए विल बी द राइट आंसर। मेरे दोस्त जरूर नोट कर लीजिएगा। मैं फिर से आप लोगों से कह रहा हूं, इतनी शिद्दत से अगर पढ़ा रहा हूं ना, तुम लोग एक छोड़ना मत, एक भी क्वेश्चन छोड़ना मत। और मैं एसएसटी का ना ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट तुमको सिखा जाऊंगा ना कि तुम भी याद करोगे, गुरुजी आपने एक एक प्रश्न में इतनी चीज आपने मुझे दे दिया था ना, इतनी चीज दे दिया था ना कि पूछिए मत, ठीक है। अगले क्वेश्चन का जवाब दो, नेक्स्ट प्रश्न का उत्तर दो। लिखा है, दिए गए लक्षणों ए और बी के आधार पर महाद्वीपों की पहचान करें। बताओ,
यह विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है जो पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। दूसरा, इसे द्वीपीय महाद्वीप भी कहा जाता है। मेरे दोस्त जानते हो कौन सा होगा? यहां सुनो, ये अगर मैं ग्लोब अथवा मानचित्र पर बीचों बीच से एक लाइन खींचू ना, इसे 0 डिग्री मतलब विषुवत रेखा कहा जाता है। क्या कहते हैं? विषुवत रेखा, अर्थात इसको इक्वेटर कहा जाता है, भूमध्य रेखा। इसके उत्तर में ये पूरा हो जाएगा उत्तरी गोलार्ध। अब ये जितने देश है ना, रशिया, चाइना, मंगोलिया, इंडिया, कजाकिस्तान, स्पेन, फ्रांस, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, कनाडा, ये सभी उत्तरी गोलार्ध में स्थित देश हैं। और इसके 0 अंश के दक्षिण में दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। इसमें ब्राजील, अर्जेंटीना, चिली, पेरू, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, ये सभी दक्षिणी ध्रुव, दक्षिणी गोलार्ध में। अब ऑस्ट्रेलिया के बारे में तुम लोग को मैं जितनी चीज नोट करा रहा हूं ना, नोट कर लेना, बता दे रहा हूं सारी बात। तुम लोग ऑस्ट्रेलिया के बारे में नोट करो। पहला नंबर ये नोट कर लो ना, ऑस्ट्रेलिया में एक पर्वत पाया जाता है जिसे कहते हैं ग्रेट डिवाइडिंग रेंज पर्वत। नोट रहेगा, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज पर्वत। यहां ना ऑस्ट्रेलिया के इस साइड में यहां पर मिलेगा ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ठीक है। दूसरा नंबर याद कर लेना ना, ऑस्ट्रेलिया में 2 सोने की खान है। पता है कौन कौन सा? एक तो कालगुरली सोने की खान है, दूसरा कूलगार्डी सोने की खान है। मेरे दोस्त, ये सोने की खदान आप ना ऑस्ट्रेलिया में जरूर नोट कर लो। कौन कौन सा? कालगुरली और कूलगार्डी। दूसरी बात बताए ना, ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स नाम का घास का मैदान पाया जाता है। पॉइंट मेरे दोस्त नोट कर लेना, मैं बता दे रहा हूं अभी से। घास का मैदान कौन सा हो जाएगा? डाउन्स घास का मैदान। कहां पर? ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है ना। ऑस्ट्रेलिया में ना कंगारू पाया जाता है। और इसके अलावा मेरे दोस्त और एक पॉइंट आप लोग नोट कर लीजिएगा, मर्रे और डार्लिंग नाम की नदी पाई जाती है। 2 नदी यहां है, मर्रे और डार्लिंग नदी। क्या क्या मैंने आपको ऑस्ट्रेलिया में याद करवाया? ऑस्ट्रेलिया में कंगारू मिलेगा, मर्रे और डार्लिंग नदी मिलेगी, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज पर्वत मिलेगा, कालगुरली कूलगार्डी सोने की खदान मिलेगी और डाउन्स घास का मैदान। तो पहला नंबर तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप ना चारों तरफ से देखो पानी से घिरा है ना, और जमीन का कोई भी टुकड़ा ना जो चारों तरफ से पानी से घिरा हो ना, उसे द्वीप कहते हैं। समझ में आया? जमीन का कोई टुकड़ा जो चारों तरफ से पानी से घिरा हो उसे द्वीप कहते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप एक तो सबसे छोटा महाद्वीप है, दूसरा नंबर मेरे दोस्त ये द्वीपीय महाद्वीप इसको कहा जाता है। तो सुनो, लिखा यह विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है जो पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में, मैंने बता दिया ना कैसे दक्षिणी गोलार्ध हो जाएगा, और इसे द्वीपीय महाद्वीप कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये मेरे दोस्त पानी के बीच में है। देन ऑस्ट्रेलिया विल बी द राइट आंसर। और एक बात जानते हो, ऑस्ट्रेलिया में पानी बहुत कम बरसता है, इसलिए इसको ना प्यासी भूमि का महाद्वीप कहते हैं। मैंने अभी बताया था ना पहले, प्यासी भूमि का महाद्वीप। और अंटार्कटिका को यहाँ पर बर्फ जमा रहता है तो श्वेत महाद्वीप। दक्षिण अमेरिका को यहाँ पक्षी बहुत पाए जाते हैं इसलिए पक्षियों का महाद्वीप। और अफ्रीका को क्या बताया था भैया? अंध महाद्वीप। देन 2 विल बी द राइट आंसर। जितने प्रिय विद्यार्थी ने ना 2 ऑप्शन को सिलेक्ट किया है, कतई लाजवाब उत्तर दिया है। किसने भाई साहब दिया है? सपन जी चौहान जी, वेरी गुड मॉर्निंग भैया, बहुत बहुत स्वागत है। लक्ष्मी जी का बी आया, माधुरी ने बी दिया, बहुत सी, हर्ष ने बी दिया, भारती ने बी दिया, विवेक कुमार कतई लाजवाब उत्तर देते, बहुत शानदार। दीपक ठाकुर जी बहुत बहुत शुक्रिया भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। बस आप लोग का प्यार है ऐसे ही, ठीक है। लेकिन लाइक तो किसी ने किया ही नहीं, लाइक तो किसी ने भाई साहब किया ही नहीं। अच्छा, लाल जी ने भी बी दिया, आरती ने भी बी दिया, बबीता ने बी दिया, लक्ष्मी ने बी दिया, अमित ने, सारे विद्यार्थी का बी आया। कम से कम लाइक और थोड़ा सा शेयर भी कर दोगे तो भी अच्छा रहेगा, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, आप लोग पढ़ो बस। लिखा है सौर मंडल में हम जैसे जैसे सूर्य से दूर जाते हैं। बताओ अब मुझे, अगर हम सौर मंडल में जैसे जैसे सूर्य से दूर जाते हैं क्या होगा? लिखा है ग्रहों द्वारा सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण करने की अवधि बढ़ जाती है। मेरे दोस्त सुन लीजिएगा, ये है अपना सौर मंडल। इसको हम लोग क्या कहते हैं भैया? इसको हम लोग कहते हैं सौर मंडल कहते हैं ना। अब इस सौर मंडल की कहानी ये है ना कि सूर्य के सबसे नजदीक जो ग्रह है वो हो जाता है बुध मतलब मरकरी, और सूर्य से जो सबसे दूर ग्रह होता है उसको हम कहते हैं वरुण मतलब नेप
नेपच्यून। और एक बात जानते हो मेरे दोस्त, गैस का दानव किस ग्रह को कहते हैं पता है? गैस का दानव। या दूसरी बात अगर आपसे पूछूं ना, बर्फ का दानव किस ग्रह को कहते हैं आपको पता है? और इसके अलावा मुझे बताओ, किस ग्रह पर सूर्योदय पश्चिम दिशा में होता है? किस ग्रह पर सूर्योदय पश्चिम दिशा में? अपने पृथ्वी पर सूर्य कहाँ निकलता है? पूर्व में निकलता है ना। लेकिन इस क्वेश्चन का उत्तर आप लोग जरा बताओ, फिर मैं अभी आओ समझाता हूं। टेंशन मत लेना यार, मैं हूं, यू डोंट वरी। ठीक है, यू डोंट वरी, वी हैप्पी। सुनो, गैस का दानव पता है किसे कहते हैं? एक जो बृहस्पति ग्रह, जिसको जुपिटर कहते हैं ना, जुपिटर मतलब बृहस्पति और सैटर्न का मतलब हो जाएगा शनि। तो बृहस्पति और शनि ग्रह को ना गैस का दानव इसलिए कहते हैं क्योंकि ये देखो, ये जुपिटर और सैटर्न में ना गैस बहुत पाई जाती है, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन, अमोनिया, ये सब बहुत मिलता है यहाँ जुपिटर और शनि पर। और शनि के पास 83 नेचुरल सैटेलाइट हैं। 83 उपग्रह किसके पास हैं भैया? शनि के पास। और शनि के ही उपग्रह का नाम टाइटन है। टाइटन याद रखना। टाइटन किसके चक्कर लगाता है? टाइटन शनि के चक्कर लगाता है। और अपने सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति, और बृहस्पति का उपग्रह क्या है? गैनीमेड। हमारे पूरे सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमेड है, जो कि किसका चक्कर लगाता है भैया? बृहस्पति का। और बर्फ का दानव किसे कहते हैं पता है? अरुण और वरुण ग्रह को। किसको? अरुण और वरुण ग्रह को, मतलब यूरेनस और नेपच्यून को, क्योंकि ये मेरे दोस्त देखो सूर्य से ना सबसे ज्यादा दूर पर है, इसलिए यहां बर्फ जम जाता है। तो ये बर्फ का दानव हो गया। और जो शुक्र ग्रह है ना, मतलब वीनस, और जो अरुण ग्रह है मतलब यूरेनस, इन दोनों ग्रहों पर सूर्योदय हमेशा पश्चिम दिशा में होता है। अब मेरी बात सुनो आगे आप लोग। एक्चुअली बुध ग्रह ना ये सूर्य के सबसे ज्यादा नजदीक है, इसीलिए ये सन 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 मन 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 सन 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 मन 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 सूर्य का चक्कर सबसे पहले लगा लेता है। बात समझ गए ना? परिक्रमा, सूर्य की परिक्रमा सबसे पहले कौन पूरा करेगा? बुध। कितने दिनों में? 88 दिन में सूर्य का एक चक्कर लगा लेता है बुध। ठीक है। शुक्र इसके बाद में है ना, शुक्र को टाइम ज्यादा लगेगा, पृथ्वी को और ज्यादा टाइम लगेगा, मंगल को और टाइम लगेगा सूर्य का चक्कर लगाने में। मतलब सूर्य से जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाएगी ना, वैसे वैसे ग्रह। अब जैसे वरुण ग्रह ना, वरुण ग्रह सूर्य का एक चक्कर लगाने में 164 वर्ष का टाइम लेता है। तो ध्यान रखना, जो ग्रह सूर्य के नजदीक होंगे वो सूर्य का चक्कर सबसे पहले पूरा करेंगे, जो सूर्य से दूर होंगे वो सूर्य का चक्कर सबसे बाद में पूरा करेंगे। जैसे वरुण ग्रह हो जाएगा 164 वर्ष। क्लियर हुआ? गैस का दानव बृहस्पति और शनि, जुपिटर और सैटर्न। बर्फ का दानव अरुण और वरुण, यूरेनस और नेपच्यून। सूर्योदय पश्चिम दिशा में कहा? शुक्र और अरुण। गैनीमेड बृहस्पति का। कतई लाजवाब तरीके से तुम लोग उत्तर दो। तुम लोग भी क्या याद करोगे यार, गुरुजी ने क्या क्या पढ़ा दिया। टेंशन मत लेना। तो पहला आंसर हो जाएगा एकदम लल्लन टाप। तो ग्रहों द्वारा सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण करने की अवधि बढ़ती जाती है जैसे जैसे आप सूर्य से दूर जाओगे। बुध सबसे पहले लगा लेगा, फिर शुक्र, उसके बाद वगैरह वगैरह। कतई लाजवाब। अगले प्रश्न का उत्तर बताओ भाई साहब, कौन देगा? जल्दी बताइए। सब कम से कम जितने लोग हो सब लोग लाइक कर दो, वही ठीक है। ठीक है ना? जल्दी बताइएगा। बिल्कुल भाई परेशान मत हो, बिल्कुल। ठीक है ना? 11 बजे रहेगी भाई साहब। इस क्वेश्चन का उत्तर दो। हर्ष ने उत्तर दिया, आकीर्ति ने उत्तर दिया, किंशुक ने दिया, विवेक ने दिया, लक्ष्मी ने दिया, सुनीता ने दिया। वेरी गुड, कतई लाजवाब, शानदार, बेहतरीन मेरे दोस्त, बेहतरीन। अगले क्वेश्चन का उत्तर अब तुम लोग बताओ। बहुत अच्छे से हर प्रश्न बताऊंगा, तुम प्रश्न का उत्तर दो। कल्पना करें यदि पृथ्वी अपने कक्षीय समतल की ओर नहीं झुकी होती तो बताओ तो क्या होता? अगर कल्पना करें यदि पृथ्वी अपने कक्षीय समतल की ओर नहीं झुकी होती तो क्या होता? मुझे ये बताओ। लिखा है प्रदीप्त वृत्त और देशांतर रेखाएं एक दूसरे से मिल जाती। पास। प्रदीप्त वृत्त जानते हो क्या होता है? इल्यूमिनेशन। ये देखो मैं प्रदीप्त वृत्त तुमको दिखा देता हूं, सुनो मेरी बात। इस साइड से मान लीजिए सूर्य की रोशनी आ रही है ना, तो देखो पृथ्वी, ये दैनिक गति है ना, इसे हम क्या कहते हैं? पृथ्वी की घूर्णन गति, या हम इसको रोटेशन मोशन कहते हैं। जब पृथ्वी अपने ही अक्ष पर लट्टू के तरीके घूमती है, किस दिशा से? पश्चिम दिशा से पूर्व दिशा में घूमती है ना पृथ्वी, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? ये देखो पश्चिम दिशा से पूर्व दिशा में ना, इसे घूर्णन कहते हैं। तो ये वाली लाइन देखो, एक लाइन आपको दिख पड़ रही होगी, ये वाली, ये लाइन, ये वृत्त
वृत्त बनेगा पूरा उस पार तक, और ये वृत्त ये बताता है ना कि एक साइड में उजाला है और एक साइड में क्या होगा, अंधेरा। तो आप मुझे ये बताओ, अब ये मान लीजिए साउथ पोल मतलब दक्षिणी ध्रुव हो गया, और ये नॉर्थ पोल मान लीजिएगा उत्तरी ध्रुव हो गया, तो उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखाओं को देशांतर रेखा कहते हैं ना। तो मेरे दोस्त, अगर प्रदीप्त वृत्त की बात यहां पर कर ली गई है तो कॉमन सी बुद्धि लगाओ कि प्रदीप्त वृत्त और देशांतर रेखाएं मिल जाएंगी ना, क्योंकि उत्तरी ध्रुव से ये तो एकदम सीधा हो जाएगी पृथ्वी, तो ये आपका मिल जाएगा। ये प्रदीप्त वृत्त और देशांतर रेखाएं क्या हो जाएंगी, एकदम सीध में हो जाएंगी मेरे दोस्त। एक विल बी द राइट आंसर। प्रदीप्त वृत्त का मतलब होता है ऐसा सर्कल जो पृथ्वी के उजाले वाले भाग को और पृथ्वी के अंधेरे वाले भाग को क्या करता है, अलग करता है। ठीक है, पहला सही हो जाएगा। प्रदीप्त वृत्त और अक्षांश रेखा एक दूसरे से मिल जाती नहीं। अक्षांश रेखा तो ऐसी लेटी हुई रेखा होती है ना, ये लेटी हुई रेखा को अक्षांश रेखा कहते हो ना, तो ये कहां से मिलेगा, ये प्रदीप्त वृत्त से नहीं मिल पाएगा ना, ये गलत हो गया। किसी क्षेत्र विशेष में कोई मौसमी परिवर्तन नहीं होता, ये भी गलत हो जाएगा। मौसमी परिवर्तन क्यों नहीं होगा, मौसमी परिवर्तन होगा। किसी क्षेत्र में ज्यादा मौसमी परिवर्तन होता, बात समझें, ज्यादा मौसमी परिवर्तन हो जाता, बिल्कुल ये बात सही हो जाता मेरे दोस्त। ए और डी विल बी द राइट आंसर। जितने प्रिय विद्यार्थी ने दो ऑप्शन को सिलेक्ट किया है ना, उनका उत्तर दो विल बी द राइट आंसर। और यहां पर एक बात मैं आपको बता दूं, सुन लो मेरी बात, यहां पर मुझे क्या बताना है, सुनो। अब ये इस स्थान पर जब चंद्रमा पहुंचेगा ना, तो ध्यान रखिएगा मेरी बात बहुत ध्यान से, आप लोग यहां पर बहुत ध्यान से सुनिएगा। जब चंद्रमा और पृथ्वी, जब पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा आ जाए तो देखो क्या कहते हैं, यहां ध्यान से आप लोग देख लीजिएगा, अपने हिसाब से समझ लेना, ठीक है, नहीं तो दोबारा रिवाइज कर लेना। सूर्य ग्रहण कहते हैं, ठीक है। जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा यहां पर आ जाएगा ना, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे देखो सूर्य ग्रहण, ये लिख उठाना, सूर्य ग्रहण। लेकिन जब चंद्रमा और सूर्य के बीच में ना पृथ्वी आ जाए, तो पृथ्वी अगर आ जाएगी तो उसे हम लोग चंद्र ग्रहण कहते हैं। ये पॉइंट आप लोग नोट कर लीजिएगा। ये देखो, जैसे यहां पर सन है ना, यहां पर सूर्य है ना, और यहां पर अर्थ मतलब यहां पर पृथ्वी है। जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में ना चंद्रमा आ जाए, ध्यान रखिएगा, चंद्रमा आ जाए तो इसको हम लोग कहते हैं सूर्य ग्रहण, ठीक है, सूर्य ग्रहण। और इसी के अपोजिट जब चंद्रमा घूम करके पृथ्वी के इस पार आ जाए ना, तो इसे हम लोग कहते हैं चंद्र ग्रहण। पॉइंट क्लियर हुआ होगा सारे विद्यार्थी का, आशा करता हूं आप लोग अच्छे तरीके से समझ पा रहे होंगे। क्लियर हो रहा ना सारे विद्यार्थी का, बी विल बी द राइट आंसर। किसने किसने उत्तर दिया, लक्ष्मी ने भी उत्तर दिया, कुसुम ने भी उत्तर दिया, अर्चना ने दिया, दीक्षा भी बहुत शानदार, वेरी गुड, विवेक कुमार जी बहुत शानदार, गौरव साहू जी बिल्कुल, पूजा जी, बबीता जी, सारे विद्यार्थी का लगभग उत्तर एकदम लाजवाब आ रहा है। अगले प्रश्न का उत्तर बताओ तुम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन का उत्तर जरा शानदार तरीके से दीजिएगा, तो पहले पढ़ लेना फिर उत्तर देना, ठीक है ना। और नहीं समझ में आएगा तो बताना, नहीं समझ में आएगा तो बताना भाई। संसाधन के बारे में कथन ए और बी पर विचार करें और सही उत्तर का चयन करें। किसके बारे में, संसाधन। अरे संसाधन का मतलब जानते हो, अरे जैसे लोहा हो गया, लोहा के अलावा सोना हो गया, चांदी हो गया, ये सभी संसाधन ही है। हम इंसान भी तो संसाधन ही है ना। लिखा है सभी संसाधनों का आर्थिक मूल्य होता है, बिल्कुल, सोने का मूल्य होता है, चांदी का मूल्य होता है, सबका मूल्य होता है, बात तो बिल्कुल सही है। दूसरा, समय और प्रौद्योगिकी दो महत्वपूर्ण कारक हैं जो पदार्थों को संसाधन में परिवर्तित कर सकते हैं, बिल्कुल। अभी जैसे देखो मान लीजिए एक इंसान है, उस इंसान को पढ़ाना बहुत अच्छे से आता है, उस इंसान को पढ़ाना बहुत अच्छे से आता है, लेकिन उसके पास ना तो पेन हो, ना तो बोर्ड हो, ना तो वो बोल पाए, तो क्या कहोगे आप, खराब हो गया ना। लेकिन समय और प्रौद्योगिकी अगर मिल गई, अगर पढ़ाने के लिए डिजिटल बोर्ड मिल जाए अभी, तो और अच्छे तरीके से आदमी पढ़ाएगा ना। तो बिल्कुल मेरे दोस्त, संसाधनों को लोग परिवर्तित कर सकते हैं अगर उनको टाइम दिया जाए और उनको टेक्नोलॉजी दे दिया जाए बढ़िया बढ़िया, तो ए और बी दोनों सही हो जाएगा और दोनों की व्याख्या क्या हो जाएगी, एकदम सही हो जाएगी। जितने प्रिय विद्यार्थी ने तीन ऑप्शन को सिलेक्ट किया है, तीन विल बी द राइट आंसर। कितने प्रिय साथी ने हमारे तीन उत्तर सिलेक्ट किया है, जरा मुझे बताना। तीसरा किसने किसने दिया है, अरे वाह, लक्ष्मी ने भी तीन दिया, रिया ने भी, अधीरा ने भी दिया, लाल जी ने भी दिया, आकीर्ति, रिया ने दिया, बिल्कुल, दीक्षा ने, सभी लोगों का उत्तर बहुत शानदार मेरे दोस्त, वेरी वेरी गुड, बहुत बहुत शानदार, बेहतर। इस प्रश्न का उत्तर बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन का उत्तर जल्दी आप सारे विद्यार्थी कमेंट कीजिएगा, जल्दी कमेंट करो अच्छे तरीके से। निम्न में से ऊर्जा के परंपरागत स्रोत क्या है,
ऊर्जा के जो परंपरागत स्रोत होते हैं ना मेरे दोस्त, ये कैसे स्रोत होते हैं, इनसे प्रदूषण बहुत होता है। क्या होता है इनसे? इनसे प्रदूषण बहुत होता है, ठीक है ना। जो परंपरागत स्रोत होते हैं, जैसे जैसे खनिज तेल का मतलब क्या हो जाएगा, जैसे पेट्रोल, डीजल, और फिर प्राकृतिक गैस जैसे सीएनजी, एलपीजी, मीथेन वगैरह, जैसे ईंधन मतलब लकड़ी वगैरह। अगर आप लकड़ी जलाओगे तो भी कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, अगर आप लोग मीथेन जलाओगे तो भी कार्बन डाइऑक्साइड आएगा, अगर आप लोग पेट्रोल डीजल जलाओगे तो भी आएगा। तो इनको हम लोग कहते हैं परंपरागत ऊर्जा के स्रोत। अगर आपको और अच्छे से जानना है तो यहां मैंने लिस्ट बना दिया है आपके लिए कि ऊर्जा के कितने स्रोत हैं, दो, एक परंपरागत और एक गैर पारंपरिक। अब देखो, गैर पारंपरिक में सौर ऊर्जा से कोई प्रदूषण नहीं, जलीय ऊर्जा से कोई प्रदूषण नहीं, पवन ऊर्जा से कोई प्रदूषण नहीं, नाभिकीय, हाइड्रोजन, भूतापीय, जैव ज्वारीय, जैव ईंधन। और दूसरी बात ना, ये सारे जो गैर पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत हैं ना मेरे दोस्त, ये समाप्त नहीं होंगे, ये समाप्त नहीं होंगे, लेकिन सभी नहीं, कुछ समाप्त हो जाएंगे। जैसे सौर ऊर्जा नहीं समाप्त होगा, जलीय ऊर्जा नहीं समाप्त होगा, पवन ऊर्जा नहीं समाप्त होगा, ये तो समाप्त हो जाएगा। ये हाइड्रोजन ऊर्जा ये भी समाप्त नहीं होगा, बहुत हाइड्रोजन है। भूतापीय ऊर्जा ये भी समाप्त नहीं होगा, जैव ऊर्जा ये भी समाप्त नहीं होगा, ज्वारीय ऊर्जा ये भी समाप्त नहीं होगा, जैव ईंधन ये भी समाप्त नहीं होगा। बात समझे ना। तो गैर पारंपरिक ऊर्जा, यहाँ परंपरागत ऊर्जा, इसको आप लोग अच्छे तरीके से नोट कर लेना। देखो परंपरागत ऊर्जा में क्या गया, कोयला, तेल, प्राकृतिक गैस। और परंपरागत ऊर्जा में नवीकरणीय में क्या गया, लकड़ी, गोबर, कृषि, वनस्पति अपशिष्ट। तो मेरे जितने भी प्रिय विद्यार्थी ने ए ऑप्शन को सिलेक्ट किया है, उन सारे विद्यार्थियों का ए विल बी द राइट आंसर। ए उत्तर किसने किसने दिया, पूजा ने दिया, दीक्षा ने दिया, जस्मीन ने दिया, नीलिमा ने दिया। वेरी गुड नीलिमा जी, बहुत स्वागत भैया। बिल्कुल हर्ष जी ने उत्तर दिया, सरकारी संघ को ओयोमोली नहीं होता, मतलब सरकारी संसाधन को मैं नहीं समझ पाया, मैं समझ नहीं पाया भाई। अच्छा इसमें सुनो क्या लिखा हुआ है, प्राकृतिक संसाधनों के प्रकार को उनके वर्गीकरण के साथ मिलान करो। अब मेरी बात सुन लेना, विकास व प्रयोग का स्तर, विकास व प्रयोग के स्तर के आधार पर ना संसाधनों को क्या कहते हैं, उनको कहते हैं वास्तविक और संभाव्य संसाधन। उद्गम मतलब ओरिजिन के आधार पर हमारे धरती पर एक तो जैव संसाधन पाए जाते हैं, दूसरा अजैव संसाधन मतलब लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स। वितरण के आधार पर मतलब कुछ ऐसे प्राकृतिक संसाधन है जो पूरी दुनिया में पाए जाते हैं, और कुछ प्राकृतिक संसाधन ऐसे हैं जो केवल किसी स्थान विशेष पर पाए जाते हैं। भंडार में हो जाएगा, कुछ संसाधन नवीकरणीय होंगे, मतलब जो उनका भंडार इतना है कि वो कभी समाप्त नहीं होगा, और कुछ अनवीकरणीय है जो कि समाप्त हो जाएंगे। तो भंडार का मतलब समझ लेना, नवीकरणीय मतलब इनका भंडार ज्यादा है, जैसे सौर ऊर्जा का भंडार ज्यादा है, समझ रहे हो ना, सौर ऊर्जा का भंडार, पवन ऊर्जा का भंडार, जल ऊर्जा का भंडार ज्यादा है। लेकिन अनवीकरणीय संसाधन जैसे कोयला, पेट्रोल, डीजल, इनके भंडार कम है, ये समाप्त हो जाएंगे, तो इनको बनने में लाखों करोड़ों साल का टाइम लगता है। तो इनका मिलान अगर देखोगे ना, तो इनका तीनों का मिलान मेरे दोस्त सही हो जाएगा। इट मींस ए विल बी द राइट आंसर। जितने प्रिय विद्यार्थी ने एक ऑप्शन को सिलेक्ट किया है उनका उत्तर क्या हो जाएगा, एकदम एकदम राइट हो जाएगा। ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन का उत्तर कौन विद्यार्थी देने वाला है बताओ। अच्छा आप लोग का उत्तर भी एकदम सही आ रहा है, लक्ष्मी, दीक्षा, बबीता, रिया, पूजा, सुखी, भाई साहब एकदम एकदम, नीलिमा, आकृति, अनुराग दुबे जी, सही हो रहा है ना। अनुराग जी सही हो रहा है कि सब गई भैंस पानी में। और भैया कम से कम लाइक वाइक भी कर दिया करो यार थोड़ा सा भाई। चलो ठीक है कोई बात नहीं, आगे देखते हैं नेक्स्ट। लगभग 12,000 साल पहले भारत में कई क्षेत्रों में गर्मी बढ़ने के कारण घास वाले मैदान बनने लगे। बिल्कुल, गर्मी बढ़ी और बरसात बढ़ी। जब गर्मी बढ़ा और बारिश बढ़ा तो ढेर सारे एरिया में घास उगने लगे। दूसरा, हिरण, बारहसिंघा, बकरी, भेड़ और मवेशी जैसे जानवरों की संख्या बढ़ी। बिल्कुल, जब घास बढ़ जाएंगे मेरे दोस्त, तो उनको खाने के लिए हिरण वगैरह, बारहसिंघा वगैरह, बकरी वगैरह, भेड़ वगैरह ये सभी ज्यादा होने लगेंगे। दोनों उत्तर क्या हो जाएगा, दोनों एकदम सही हो जाएगा। और दूसरा, दोनों का व्याख्या भी क्या हो जाएगा, एकदम सही। बात समझ लो ना, दोनों का एकदम सही हो जाएगा, क्योंकि जैसे घास बढ़ा तो जीव जंतु देश भर के आने लगे। अगले क्वेश्चन का उत्तर बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन का उत्तर, पूरा स्थलों के संदर्भ में, पूरा स्थल जानते हो क्या होता है, पूरा स्थल का मतलब होता है पुरातात्विक स्थल।
अब आप कहोगे सर पुरातात्विक स्थल का मतलब क्या होता है, तो मेरे दोस्त सुनिएगा। पुरातात्विक स्थल का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए हमारे यहाँ सिंधु घाटी सभ्यता थी ना, सिंधु घाटी सभ्यता की ढेर सारे अवशेष जमीन के नीचे भी धसे हुए थे और जमीन के ऊपर भी। मतलब पुरातात्विक अवशेष मेरे दोस्त जमीन के ऊपर भी मिलते हैं और जमीन के नीचे भी मिलते हैं। जैसे यहाँ पर देखो, ये आपको क्या दिखाई पड़ेगा, मोहनजोदड़ो, पता होगा ना मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो का मतलब क्या होता है, मृतकों का टीला। कौन सा टीला, मृतकों का टीला हो जाएगा ना ये मोहनजोदड़ो। मूवी भी आप लोगों ने देखा होगा। अब ये जमीन के नीचे भी धसे थे और यहाँ पर ये वाला भाग जमीन के ऊपर भी था। बात समझ गए ना, ये वाला भाग जमीन के ऊपर था, फिर बाद में इसको खोद करके जमीन के नीचे से ये सब निकाला गया कि ऐसा ना एक स्नानागार मिला। क्या मिला, स्नानागार मिला। यहाँ पर लोग सीढ़ियों से उतर करके नहाते थे। बात समझ रहे हो ना आप लोग। ये हो जाएगा आपका शानदार तरीके से कतई लाजवाब। तो वे स्थान जहां वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं, बिल्कुल वे स्थान जहां वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। ये केवल जमीन के ऊपर केवल लिखा हुआ है ना, जहां केवल लिखा रहे उस पर विचार कर लेना। ये केवल जमीन के अंदर पाए जाते हैं, बिल्कुल केवल लिखा है ना, इसको साइड कर दो। ये समुद्र और नदी के तल में कभी नहीं पाए जाते। अरे ये भी गलत हो जाएगा। अरे सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ मिली थी बताओ, सिंधु नदी के किनारे मिली थी ना, सिंधु नदी के किनारे मिली थी ना। तो मेरे दोस्त हो जाएगा क्या, ध्यान रखिएगा, आपका ए विल बी द राइट आंसर। केवल एक आंसर आपका सही होगा, बाकी सारा आंसर आपका क्या हो जाएगा, गलत। कितने लोगों ने ए दिया था जरा मुझे बताना, कितने लोगों ने वास्तव में ए उत्तर दिया था जरा बताओ। ए दिए तो थे, पूजा ने दिया था, सुखी ने दिया था, नीलिमा ने दिया था, कीर्ति, अनुराग दुबे, संतोष मंडल, लाल जी, विवेक, दीपक जी, बिल्कुल ए विल बी द राइट आंसर। जितने प्रिय विद्यार्थी ने ए उत्तर दिया ना, उन सारे विद्यार्थियों का ए आंसर क्या हो जाता, एकदम लाजवाब। अगले क्वेश्चन का उत्तर बताओ। नेक्स्ट प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, हड़प्पा सभ्यता के लोग बनाते थे, क्या बनाते थे बताओ। हड़प्पा सभ्यता के लोग क्या बनाते थे, कौन विद्यार्थी उत्तर देगा। हड़प्पा सभ्यता ये हड़प्पा सभ्यता के लोग, बताओ हड़प्पा सभ्यता के लोग क्या बनाते थे, कौन विद्यार्थी उत्तर देगा। हड़प्पा सभ्यता के लोग क्या बनाते थे। पहला कह रहा पत्थर की मुहरे, पहला क्या कह रहा, पत्थर की मुहरे। ये मुहरे ही है, ये क्या है, ये मुहरे ही है। वास्तव में ना उस टाइम पर सिक्के नहीं बनते थे। सिक्के का मतलब ये होता है, जैसे आज के टाइम में हम लोग देखते हैं ना, 1 रुपया लिखा रहता है, 1 रुपए का सिक्का, 2 रुपए का सिक्का, 5 रुपए का सिक्का। ये नहीं, ये मुहर बने रहते थे। और मुहरों में ये लोग कौन कौन सी धातु का प्रयोग करते थे, एक तो कांसा का यूज करते थे, कांसा के अलावा तांबे का यूज करते थे, और तांबा के अलावा सोना का यूज करते थे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग। ये पॉइंट नोट कर लो। इसीलिए तो कांस्य युगीन सभ्यता भी तो कहा जाता है, कहा जाता है कि नहीं बताओ, कांस्य युगीन सभ्यता, इसीलिए मेरे दोस्त इसको कहा जाता है। ये पॉइंट आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये हो गया मुहरे, तो बिल्कुल पत्थर की मुहरे मिली है, ये बात सही हो जाएगा। पीले रंग से डिजाइन किए गए पात्र मिलते हैं, पीले रंग से डिजाइन किए गए पात्र मिलते हैं मेरे दोस्त, ये वाला हो जाएगा गलत, ठीक है ना। ये वाला हो जाएगा क्या, गलत हो, ये वाला हो जाएगा गलत, ठीक है। लोहे से देखो, लोहे का प्रयोग ना आर्य काल में हुआ, आर्य युग में, जब आर्य सभ्यता आई थी ना, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को लोहे के बारे में नहीं पता था। बात समझ गए ना, लोहे के बारे में सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को नहीं पता था। इसको कांस्य युगीन सभ्यता कहते थे। और आप लोग मुझे जल्दी बताओ, कांसा जो धातु होता है ये किससे किससे मिलकर के बना होता है बताओ। जैसे आप लोग ब्रॉन्ज कहते हो ना, ब्रॉन्ज, ब्रॉन्ज किससे किससे मिलकर के बना होता है। और इसके अलावा जो पीतल होता है ना, पीतल, पीतल जिसको हम लोग ब्रास कहते हैं, ब्रास, बताओ पीतल किससे किससे मिलकर के बना होता है। इन दोनों क्वेश्चन का उत्तर आप लोग दोगे मुझे। तो यहां मेरे दोस्त ये लोग सोने से परिचित थे, तो सोने के बर्तन मिले हैं। यहां पर देखो ये सोने का बर्तन, ये ऐसे सोने का, इनके पास सोना का भी बर्तन होता था, इनके पास तांबा का भी बर्तन होता था, इनके पास कांसा, ये देखो ये कांसा हो गया, ये कांसा हो गया। कांसा में तांबा और टिन मिलाते थे। तो ये मेरे दोस्त याद रखना, कांसा में क्या मिलाते थे ये लोग, तांबा मतलब कॉपर मिलाते थे, और कॉपर के साथ में तांबा और टिन मिलाते थे ना, टिन मिलाते थे। और पीतल में क्या मिलता है, तांबा और जस्ता, तांबा और जस्ता मतलब क्या हो जाएगा, पिताजी, क्या मिलाते थे ये लोग, पिताजी,
पी मतलब पीतल, ता मतलब तांबा, जा माने जस्ता, पिताजी। ठीक है, तांबा और जस्ता, पिताजी मिलते थे पीतल में। और कांसा जो है वो तांबा और टिन से। और पता है कांसा एक बहुत मजबूत धातु होती है, कांसा बहुत मजबूत धातु होती, इसलिए मेरे दोस्त जो तोप बनाए जाते हैं ना, तोप, वो तोप का प्रयोग, तोप बनाने में कांसे का प्रयोग किया जाता था। ये पॉइंट याद रखना। तो ए और डी विल बी द राइट आंसर। जितने प्रिय विद्यार्थी ने सेकंड ऑप्शन को सिलेक्ट किया है ना, उन सारे विद्यार्थियों का सेकंड विल बी द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन का जवाब दो अब जरा, नेक्स्ट का उत्तर दीजिएगा क्या हो जाएगा। हाँ, तांबा और जस्ता मिला करके होता है। ठीक है, गलत हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब की बताओ, अनुराग दुबे ने तो पक्का कह दिया था ना। अब जब अनुराग दुबे ने पक्का कह दिया था तो मुझे तो सही ही करना था, क्या करता, मजबूरी हो गई। विवेक कुमार जी कोई बात नहीं, अगले क्वेश्चन पर आओ। इस प्रश्न का उत्तर सही तरीके से देना और बस बेहतर तरीके से पढ़ते जाओ, बेहतर तरीके से एक एक चीज नोट करते जाओ, कोई भी चीज आपका छूटना नहीं चाहिए। भारती ने भी सी दिया था, दीपक ने, भारती ने सी। अच्छा, इसका उत्तर दे रहे हैं सी। चलो सुनो, देखिए क्या हो जाएगा। लिखा है एक महापाषाण पात्र। आपको सुनो मैं बताऊं, एक बात बहुत ध्यान से आप लोग सुनिएगा। हमारा जो उत्तर प्रदेश नहीं है, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश में आपको पता होगा एक जिला है प्रतापगढ़। यहाँ सुल्तानपुर के पास में, इलाहाबाद के पास में आपको प्रतापगढ़ जिला मिलेगा, प्रतापगढ़। यहाँ ना प्रतापगढ़ में दो स्थान की खुदाई हुई थी। कौन कौन से स्थान की? एक स्थान था सराय नाहर राय और एक दूसरा स्थान था ना जिसका नाम था दमदमा। क्या नाम था? दमदमा। भाई साहब, तो ये नोट कर लो तुम लोग, नोट, एक एक पॉइंट मैं कह रहा हूं तुम लोग ना अपने रजिस्टर में नोट करो। मैं तुम्हें सच कह रहा हूं, अगर तुम लोग शिद्दत से पढ़ोगे ना तो देखो 40 नंबर की एसएसटी आती है, 20 नंबर का पेडागोजी। ठीक है ना, तो 40 तो यहीं से कवर हो जाएगा, साथ साथ में पेडागोजी से, इसलिए नोट करते जाओ, ये सब काम आएगा। सराय नाहर राय और दमदमा ये दोनों प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश में खोदे गए स्थान थे जो कि महापाषाण काल का था। ठीक है ना, तो इसमें दो कंकाल के अवशेष मिले थे। मतलब इनमें ना जो सराय नाहर और दमदमा में खोदा गया ना, तो एक उनको ऐसे कब्र मिली थी, एक कब्र मिली थी। और पता है इसमें एक ही साथ में 3 लोगों को दफनाया गया था। कितने लोगों को? एक साथ में ही 3 लोगों को दफनाया गया था। एक दूसरी कब्र मिली थी ना, एक दूसरी कब्र मिली थी जिसमें एक पुरुष और एक महिला, एक पुरुष और एक महिला को एक साथ दफनाया गया था। और एक कब्र मिली थी ना जिसमें 2 पुरुष को एक साथ में, और उसमें 2 पुरुष और एक महिला को एक साथ में। मतलब पहले ऐसा करते थे ना इस युग में सभी लोग कि एक ही में 2-3 लोगों को दफन कर देते थे, एक ही में। ठीक है, तो अब मुझे ये बताओ कि इन दोनों में से महिला के कंकाल का अनुमान लगाने हेतु देखना होगा। अब जैसे मान लीजिए ये अवशेष मिला तो इसमें एक पुरुष है और इसमें एक महिला है, तो इन वैज्ञानिकों ने, इन भूगर्भवेत्ताओं ने कैसे पता लगाया कि यह पुरुष की हड्डी थी, यह महिला की हड्डी थी? बात समझ रहे हो ना? तो देखो, पहला नंबर तो हड्डियों की संरचना, महिलाओं की हड्डियों की बनावट और पुरुषों की हड्डियों की बनावट में क्या होता है? अंतर होता है ना। महिलाओं की हड्डियों में और पुरुषों की हड्डियों की बनावट में क्या होता है? अंतर होता है। दूसरा, कंकालों के साथ मिले आभूषण, बिल्कुल। अब जो महिला आभूषण पहनती है उनका आभूषण अलग डिजाइन का होता है और जो पुरुष आभूषण पहनते हैं उनका डिजाइन क्या होता है? अलग होता है। कंकालों के आकार, अरे आकार से नहीं पता चलेगा। कंकालों के साथ खाना पकाने के बर्तन, ये भी नहीं पता चलेगा। तो सी और डी नहीं हो जाएगा। जितने प्रिय विद्यार्थी ने सेकंड ऑप्शन को सेलेक्ट किया है ना, उनका कतई लल्लन टॉप, शानदार, बेहतरीन, जानदार उत्तर हो जाएगा। कितने विद्यार्थी का शानदार उत्तर आया जरा मुझे बताओ। क्लियर हुआ ना? हाँ, आदमी के साथ में कुत्ता भी मिला था, बिल्कुल मिला हुआ था, बिल्कुल एकदम। हाँ ठीक है, हाँ टेलीग्राम चैनल ऊपर पिन किए हैं, ठीक है ना, ऊपर आप लोग देख लो, वहां मिल जाएगा। सर सोचते होंगे अकेले कैसे रहेगा, जहां जाएगा वहां 2-3 लोग रहेंगे तो मन लगेगा। अच्छा दुष्ट कहीं का। हाँ बिल्कुल, बात तो सही तुमने कहा। एक्चुअली में ना उन लोगों की ये मान्यता होती थी ना, सुनो, उन लोगों की ये मान्यता होती थी ना कि जैसे ये एक लोग मर गए तो ये पति थे, ये मर गई पत्नी थे, तो पति और पत्नी को एक साथ में ही वो लोग दफना देते थे। और साथ साथ में ना पति और पत्नी का कपड़ा भी इसी में दफना देते थे, इनका सोना चांदी जो आभूषण होता था वो भी दफना देते थे, और जो घर का बर्तन वर्तन खाना वाना बनाने का होता था ना वो भी दफना देते थे कि मान लीजिए आगे जहां पर भी इनका जन्म होगा, जहां भी जाएंगे ना तो वहां पर खाने पीने के लिए पूरी व्यवस्था भाई साहब ये लोग कर करके भेजते थे। अच्छा, अगले क्वेश्चन का उत्तर बताओ।
तेलंगाना राज्य पहले भारत के किस राज्य का हिस्सा था, बताओ। वैसे तो आपको पता होगा कि तेलंगाना हमारे भारत का सबसे नया राज्य है ना, सबसे नया राज्य हो जाता है ना तेलंगाना। और तेलंगाना की स्थापना 2 जून 2014 को हुई थी ना, 2 जून 2014 को ना। और तेलंगाना की राजधानी हो जाती है हैदराबाद। क्या हो जाती है तेलंगाना की राजधानी? हैदराबाद। और हैदराबाद का पुराना नाम क्या था? भाग्यनगर। सुन लीजिएगा, सारी बात नोट करो बच्चा, मैं एक एक चीज ऐसी ऐसी बताऊंगा ना, ये सब आपके काम में आएगा। बेफालतू की चीज मैं एक भी नहीं बताऊंगा, ठीक है ना। हैदराबाद का पुराना नाम था भाग्यनगर, ठीक है। और हैदराबाद ना मूसी नदी के किनारे, किस नदी के किनारे है हैदराबाद? मूसी नदी के किनारे। और इसी तेलंगाना में ना, इसी तेलंगाना में एक खान है गोलकोंडा माइन। कौन सी खान है? गोलकोंडा की खान है। यहां से पता है कोहिनूर हीरा निकला था। कौन सा हीरा? कोहिनूर हीरा निकला था मेरे दोस्त। पॉइंट बी नोटेड, प्लीज 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 नोट कर लेना। तेलंगाना में गोलकोंडा की खान है जहां से कोहिनूर हीरा निकला था। और तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद, हैदराबाद का पुराना नाम भाग्यनगर, और ये मूसी नदी के किनारे। और तेलंगाना नया राज्य है, 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से अलग करके बनाया गया था। पॉइंट बी नोटेड, ठीक है ना। यहाँ पर देखो आपको दिखाई पड़ेगा, ये हो जाएगा आपका आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश ये हो गया ना, और ये यहां पर हो गया तेलंगाना। तो इस तेलंगाना को इसी आंध्र प्रदेश से अलग करके 2 जून 2014 को बनाया गया था। पॉइंट बी नोटेड, ठीक है ना। अगले प्रश्न का उत्तर बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब कौन विद्यार्थी सही तरीके से देगा, जरा मुझे बताना, ठीक है ना। जल्दी बताना, इस प्रश्न का जवाब जरा बताओ कौन विद्यार्थी देगा। बबीता का आया, आरती पटेल, संगीता जी, प्रीति पाठक जी, प्रियंका जी, सुधीर का, अनुराग का, विवेक का, पूजा का, सभी का डी उत्तर आया है। वेरी वेरी गुड, बहुत बहुत शानदार, एकदम लाजवाब, कतई बेहतरीन आंसर दे रहे हैं। अगले प्रश्न का उत्तर बताओ जरा, नेक्स्ट क्वेश्चन का उत्तर बताइएगा। कथन ए लिखा है चोल मंदिर। चोल, ये चोल कौन होते थे? आपको याद है कि भूल गए? चोल, चोल, ये देखो चोल। चोल ना, चोल ने ना ये जो नटराज की मूर्ति नहीं बनी है, नटराज जो ये नृत्य कर रहे हैं नटराज महोदय, ये कांसे की मूर्ति है। किसकी मूर्ति है? ये कांसे की मूर्ति। आप लोगों ने देखा होगा ना, ये नटराज की मूर्ति, ये नटराज की जो नाचती हुई मूर्ति है, इसको किसने बनवाया था? ये मेरे दोस्त चोल मंदिर के लोग धार्मिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक जीवन के केंद्र थे। बिल्कुल, ये जो चोल वाले लोग होते थे ना, ये यहाँ पर देखो ये लिखा हुआ है ना, ये आपका जो ये तमिलनाडु का एरिया है ना, ये तमिलनाडु का एरिया, और यहाँ थोड़ा सा कर्नाटक का एरिया, और यहाँ पर जो केरल का एरिया है ना, यहाँ 3 लोगों ने शासन किया था। एक तो चोल, चोल यहाँ पर ये साइड पूरा किसका हो जाएगा? चोल का। और नीचे वाला देखो पांड्य, नीचे कौन शासन करते थे? पांड्य। और इस साइड में देखो चेर। ये 3 राज्य ध्यान रखना, तमिल, इनको हम तमिल क्षेत्र कहते हैं। मैंने बताया था ना, तमिल क्षेत्र, इसको तमिल प्रदेश कहा जाता है। और इस तमिल प्रदेश में जो किताबें वगैरह लिखी गई थी ना, जो कहानी वगैरह लिखी गई थी ना, उन्हें हम संगम साहित्य कहते हैं। क्या कहते हैं? यहाँ पर जो कवि होते थे और कवि जो कविता वगैरह लिखते थे ना, उसे हम संगम साहित्य कहते हैं, ठीक है। तो चोल, पांड्य और चेरा, इन तीनों के राजाओं को मुवेंद्र कहा जाता था। क्या कहा जाता था? मुवेंद्र। नोट कर लेना, चोल वंश के राजा को, पांड्य वंश के राजा को, चेरा वंश के राजा को मुवेंद्र कहते थे, ठीक है ना। और मेरे दोस्त इन्हीं राजाओं में जो चोल राजा था ना, इसने मंदिर को, धार्मिक को, सामाजिक को बहुत बढ़ावा दिया। और ये लोग कांस की प्रतिमाएं, मतलब देवी देवताओं की और भक्तों की मूर्तियां ये लोग बनाते थे मेरे दोस्त। दोनों सही हो जाएगा, ए और बी दोनों हो जाएगा। ये बात आप लोग अच्छे तरीके से याद रखिएगा, मतलब 3 विल बी द राइट आंसर। ये नटराज की मूर्ति आपको वहीं पर देखने के लिए मिलेगी, ठीक है ना। नटराज की मूर्ति वहीं पर देखने के लिए मिलेगी। तो मेरे दोस्त आज हम लोग यहीं तक रखेंगे प्रश्न, और मेरा टारगेट है सीटेट अगस्त 2023 भाई साहब, 20 अगस्त को एग्जाम है। और मैं एसएसटी में आपको 60 में 60 नहीं तो 55 तक तो आपको मैं दिलाऊंगा ही। और शुरुआत प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से किया है, फिर हम लोग पूरा 6 से लेकर के 8 तक एनसीईआरटी करेंगे। उसके बाद में प्रैक्टिस सेट लगाएंगे भाई साहब, एसएसटी प्लस पेडागोजी दोनों को क्वेश्चन करूंगा। 11 जनवरी 2023 का हमने किया, कल में आज 30 क्वेश्चन हुआ है, कल फिर हम 30 क्वेश्चन इसी का लेकर के आएंगे। तो आप सारे विद्यार्थियों से निवेदन है, मैंने कहा था ना ये नया चैनल है, अभी केवल 10-15 दिन स्टार्ट किए हुआ है मेरे दोस्त, आप लोग इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर अच्छा लगेगा कि आपके योग्य कंटेंट मैं दे पा रहा हूं तो आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर लेना, ताकि नोटिफिकेशन भी आप लोगों को मिल जाया करे, ठीक है ना मेरे दोस्त। और अपने उन दोस्तों में शेयर कर देना जो स्पेशली टेट, सीटेट, सुपर टेट की तैयारी करते हैं। सेट
टेट सी टेट सुपर टेट की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के पास ये शेयर कर देना। और ये अगर पीडीएफ तुमको चाहिए ना तो जीएस एक्सपर्ट ऑफिशियल का टेलीग्राम चैनल है, ऑफिशियल ऑनलाइन के नाम से, और ऊपर मैंने कमेंट में देखो पिन भी कर दिया है, चैट बॉक्स के ऊपर आपको मिल जाएगा जीएस एक्सपर्ट ऑफिशियल का, उस पर आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा। और क्लास कैसी लगी ना कमेंट करके मेरे दोस्त जरूर आप लोग फीडबैक देना, अच्छा लगा नहीं अच्छा लगा, आपको कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम कोई समस्या कोई चीज नहीं समझ में आती, कोई आपको पूछना है कुछ भी, एवरीथिंग ये मैंने आपको बताया था। ये हमें एक परिवार चाहिए, ऐसा परिवार जिसमें सब लोग सेलेक्ट हो, सबका एसएसटी भी बेहतर हो, हर एक सब्जेक्ट भी धीरे धीरे पढ़ाऊंगा, मैं टाइम निकाल रहा हूं। तो क्लास कैसी लगी फटाफट बताना और तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे दोस्त जरूर आप सारे विद्यार्थी, ठीक है ना। तो बिल्कुल बबीता जी कब क्लास स्टार्ट होती है? एसएसटी की 11 बजे डेली स्टार्ट होती है क्लास, ठीक है 11 बजे डेली। प्रीति पाठक जी बहुत बहुत शुक्रिया भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। हर्ष जी चोल चेर पांडे बिल्कुल हाँ। अनुराग दुबे जी सर बहुत खूब जबरदस्त लल्लन टाप सवाल, वेरी गुड अनुराग दुबे जी, बहुत बहुत शुक्रिया भैया, बहुत बहुत थैंक यू। दीक्षा जी सर 3 बजे भी क्लास होगी क्या? देखो 3 बजे तो नहीं होगी, ठीक है ना, 3 बजे नहीं हो पाएगी, 3 बजे क्लास नहीं हो जाएगी। जस्मीन जी सर क्लियर हो जाएगा मेरा, बिल्कुल क्लियर होगा, बिल्कुल क्लियर होगा। एसएसटी तो मेरी गारंटी है, आप लोग परेशान मत हो, बस रेगुलर आप लोग को रहना है। हर्ष जी मुवेंद्र, विवेक कुमार, नेहा जी, जैस्मीन, लक्ष्मी, सभी विद्यार्थी का, दीक्षा जी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत लाइक नहीं करते कोई बात नहीं अनुराग जी, ठीक है ना, कोई बात नहीं, लाइक नहीं करते, ठीक है ना। और तो रोज 11 बजे ये क्लास होती है, चैनल सब्सक्राइब रखना, बेल आइकन दबाए रखना, नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, हम लोग बेहतर तरीके से क्लास को करते रहेंगे। तो चलिएगा हर्ष जी, जैस्मीन, अनुराग, बबीता, मानवीर और दीक्षा, लक्ष्मी, प्रियंका, विवेक, सपन, सभी विद्यार्थी का बहुत बहुत शुक्रिया जुड़े रहने के लिए, बहुत बहुत थैंक यू दोस्त। मिलेंगे आप लोगों से कल फिर 11 बजे, हो सकता है अभी आज स्टार्ट करें शाम तक अगर टाइम मिला तो, नहीं तो कल फिर 11 बजे इसी एसएसटी की क्लास में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, थैंक यू धन्यवाद। काम नहीं कर रहा है तो जीएस एक्सपर्ट ऑफिशियल का टेलीग्राम चैनल है, OFFICIAL, ठीक है ना, IAL। चलो फिर थैंक यू धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।